तो मैंने जितने भी रिसर्च पेपर पढ़े हैं उसमें सब में गलतियां हैं? हाँ, बट वो गलतियां मतलब फेटल नहीं है। तो कुछ गलती होगी वो आप फिक्स कर लोगे खुद से। उनमें ये बहुत गलतियां कॉमन बात है। गलतियां मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल रिसर्च पेपर्स। तो काकुतानी एक मैथमेटिशियन है, वो कोई लेक्चर दे रहे थे। तो उन्होंने लेक्चर में बोला कि अरे हाँ, ये तो दिस पर्टिकुलर लेमा इज ट्रिवियल, इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, फॉर द ऑडियंस। तो वैसे कोई मैथमेटिशियन बोल दे तो डर लग जाता है, मतलब आप पूछ भी नहीं पाते कि मतलब पूछें कैसे, वो तो कह रहा है ट्रिवियल है। पर किसी बच्चे ने हिम्मत करके पूछ दिया कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये ट्रिवियल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो फिर काकुतानी ने सोचा अच्छा नहीं, बात तो सही है, मुझे भी नहीं दिख रहा एग्जैक्टली कैसे होगा, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में। ठीक है, फिर काकुतानी गए, बाद में अपना ट्राई कर रहे हैं कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। देन ही रिमेंबर्स कि उन्होंने किसी रिसर्च पेपर में देखा था। देन ही फाइंड्स द रिसर्च पेपर, he finds the lemma in the research paper, and in the proof of the lemma it says left as an exercise to the reader. And the paper was written by Kakutani. हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक खेतान, जो आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल में बीटेक हैं, फिर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से मास्टर्स किया और अभी रिसेंटली इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से पीएचडी किया है मैथमेटिक्स के अंदर, एर्गोडिक थ्योरी में, अंडर वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन प्रेजेंट टाइम में, इंडिया के प्रोफेसर महान महाराज के अंडर इन्होंने अपना पीएचडी अभी खत्म किया है। और अभी ये बैंगलोर में टीआईएफआर में पोस्ट डॉक कर रहे हैं। और ये एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं जिसपे ये मैथ्स सिखाते हैं, और इनको मैथ्स सीखने का और सिखाने का दोनों का बहुत शौक है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे मैथमेटिशियंस या मैथ्स से प्रॉब्लम है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन Abhishek would be able to show that. All right, we have a lot of old chemistry between us. So welcome Abhishek. कैसे हो? थैंक यू सर, बहुत अच्छा हूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आके। ओके, तो मेरी मैथ से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? सच है तो सर है। अब आपके सारे स्टूडेंट्स को पता है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? यार मैथ से दुश्मनी नहीं है भाई, इट इज मोस्टली फिजिक्स जब सीख रहे हो तो give priority to understanding the philosophy of that chapter rather than just using the bulldozer of maths to solve that. ये है मतलब मैं मैथ्स के चैनल देखता हूँ भाई, और तू मुझे अभी वो एक थ्योरी समझा रहा था रैशनल नंबर इरेशनल नंबर वाली, तो मैं कितनी अच्छी तरह से सुन रहा था यार, ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ नहीं, डेफिनेटली तो मैं ऐसे टांग खींच रहा था आपकी। So maths is really perfect beautiful subject है। अब मेरे को मैथ्स नहीं समझ में आती, मतलब मुझे ऐसा लगता है नहीं आती है या डर लगता है, तो इस वजह से। बाकी अदरवाइज मेरा अट्रैक्शन माइकल फेरेडी की तरफ ज्यादा है। जिनको मैथ्स नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग का ऐसे जो पुराना इंटरेक्शन वो इसी पे ही ज्यादा होता था कि मैं मैथ को ऊपर रखने की कोशिश करता था और आप मैथ को नीचे दबाने की कोशिश करते थे। हम लोग का तो काफी इंटरेक्शन इसी चीज पे ही होता था। बट मैं गलत थोड़ी था एज ए फिजिक्स टीचर। हाँ नहीं, गलत सही इसमें कोई था ही नहीं, ये तो बस गेम था हम लोग जो खेलते थे। हाँ तो मतलब गेम वाज, आई वाज प्लेइंग द करेक्ट गेम ना फ्रॉम माय पोजीशन, एंड आई वाज प्लेइंग द करेक्ट गेम फ्रॉम द स्टूडेंट्स पोजीशन। स्टूडेंट का तो काम ही होता है कि टीचर को कॉन्ट्रडिक्ट करे। एग्जैक्टली, यस 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 यस। तो आप फाइनली मैथमेटिशियन बन गए, कांग्रेचुलेशंस ऑन फिनिश पीएचडी। तो थोड़ा शुरू से चलते हैं। तो बचपन में तो आप बहुत होशियार रहे होंगे मैथ्स में, मतलब मेरे पापा तो तरस गए थे मेरे 100 आउट ऑफ 100 देखने के लिए, कभी भी नहीं आए इनफैक्ट मैथ्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100। मैं तो 8 तक भी, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडी और हिंदी था, राइट। मैथ्स तो पापा जबरदस्ती पढ़ा देते थे तो पढ़नी पड़ती थी।
तो आपका क्या हाल था मैथ्स को लेके? राइट, सो मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड तक तो बहुत बुरा था, नॉट जस्ट मैथ में, जस्ट आई थिंक पढ़ाई में जनरली बुरा था। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता था कुछ। तो मैथ्स में से पूरे नहीं आते थे आपके? पूरे कहाँ, मतलब मेरे को याद नहीं कितने आते थे, बट बहुत बुरा ही रहता था मेरा स्कोर। इतना तो मुझे याद है एग्जैक्टली। 60 70 80 कितने आते थे मुझे याद नहीं है। वो तेरी। बट हाँ, तो फिर मेरा एक ट्यूशन लगा था वहाँ पे, मतलब घर पे ही एक टीचर आते थे, राजेश सर, जिनको मतलब मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टीचर रहे हैं। अच्छा। तो वो आते थे और वही डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठ करके, मैं और मेरी सिस्टर्स और पड़ोस के बच्चे, वो बैठ करके बस मतलब वो अपना बैठे रहते थे, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। हम्म। कुछ पूछना हो तो पूछ लेते थे, वो बड़ा अच्छा समझाते थे हमको। तो ये चला करीब 1 साल आई थिंक। उसमें ही मैं इंट्रोड्यूस हुआ ज्योमेट्री से, यूक्लिडियन ज्योमेट्री 6th स्टैंडर्ड में ही। तो तब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा, जब आपसे मतलब होने भी लगी चीजें, जब वो पढ़ा रहे हैं तो आप कर उन्होंने रहे हो तो कुछ आपसे हो भी मैथ्स रहा के है। अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया या प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई? मतलब आपने तो बोला कि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट हम्म, प्लेस है कि उनकी वजह से आप मतलब मैथ्स में, तो मतलब हाउ डिड इट वर्क आउट? राइट, सो आई थिंक अब इतना अच्छे से तो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई थी तब। मतलब अटकती नहीं थी मैं। उनके पढ़ाने हाँ की मैं वजह तो, से? हाँ मैं फिर तुक्का मारना बंद कर दिया था। मेरे को पता होता था कि ये प्रॉब्लम है तो इसको कैसे करेंगे। एंड इट्स मतलब नॉट लाइक आई probably वाज वेरी। what he did was gave you logical approach to mathematics, जो पहले शायद हैफेजर्ड थी, इस वजह से आप खराब थे मैथ्स राइट राइट, बट आई वुडंट से कि मैं बहुत समझने की कोशिश करता था। में। ओके। मेरा एजेंडा ट्यूशन का ये था, जो किसी भी एक ट्यूशन के बच्चे का होता है, कि बस मार्क्स लाने। ओके। तो बट मेरे को सॉर्ट ऑफ आई थिंक, जैसा मुझे याद है, कि बस गेम समझ में आ गया था कि ये प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, और विद इन ऑफ प्रैक्टिस सब होने लगा था। ठीक है। तो फिर जब कोई चीज होने लगती है तो आपको अच्छी भी शायद लगने लगती है। ठीक है। तो बट एट द सेम टाइम ज्योमेट्री भी से भी इंट्रोड्यूस हुआ था मैं उसी समय। हम्म। वो मुझे नेचुरली पसंद आई। तो बड़े ही सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट्स जिनको आप इमीडिएटली अप्रिशिएट कर सकते हो और उससे बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आप प्रूव कर सकते हो, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। ओके। तो वहां से मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट मैथ में डेवलप हुआ। पर 1 साल बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया, मैं लखनऊ चला गया, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। तो वहां पे मैंने देखा कि मैं काफी मतलब आई थिंक अपने पीयर से बेटर मुझे ऐसा लगा कि मैं हूँ। तो वो भी एक आपको मोमेंटम दे देता है कि आप किसी चीज में फिर पूरे अगर में से बेटर पूरे हो। आए मैथ्स में? पूरे में से पूरे शायद नहीं आते थे, बट 95 और 100 के बीच में रहते थे। वो 1 2 नंबर राइटिंग के कटवट जाते होंगे, जो फालतू चीजों पे नंबर कटते हैं। वो हैंड्स प्रूव नहीं लिखते, उस पर भी कट जाते हैं। ये सब, हाँ, ये लाइन नहीं खींची, ये सब फालतू चीजें। तो ये पर फालतू हाँ, फिर चीजें मैं, तो आप अपने हाँ, स्टूडेंट्स के पेपर ग्रेड करेंगे तो पूरे दे देंगे ना, इस बेसिस पे काटेंगे तो नहीं। हाँ, ये सब फालतू चीज पे तो नंबर काटने का क्या है। एक तो स्कूलों में इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेसी करते हैं कि ज्योमेट्री के सवाल है तो आपको एक बीच में लाइन खींचनी है, फिर स्टेप 1 लिखना है, फिर एस कॉन्ग्रुएंसी, ये वो करके, मतलब इन सब फालतू चीजों में ज्यादा स्ट्रेस है, अच्छा। रादर देन जो लॉजिक, प्रूफ का जो लॉजिक है वो उस चीज में समझा ओके। जाए। तो वहां से फिर मतलब ठीक है, आई वॉज गुड एट मैथमेटिक्स बेसिकली, एटलीस्ट जो भी मैं स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स, तो उससे भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। तो यही चलता रहा मतलब कई सालों तक। फाइनली जब आप मैथ में अच्छे होते हो तो लोग आपको बोलते हैं कि आईआईटी चले जाओ, तो आपसे बोलते हैं कि आईआईटी चले जाओ। तो मुझे एक आईआईटी का वो बन गया कि आईआईटी जाके ही मतलब आप उस समय प्रॉपर। आपको चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट या और जो अंडर ग्रेजुएट में मैथ्स के तरीके होते हैं, वो उसका नहीं सुना था आपने? कुछ नहीं पता था मुझे, और उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था उस जमाने में। राइट। इंटरनेट भी नहीं था, तो यही जो लोग आपको बता रहे हैं वही आपको पता होता था। तो इंडिया में तो आईआईटी वाज लाइक दी बीकन ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल। वहीं पे जाके लोग सब करते हैं मैथ फिजिक्स, ऐसा दिमाग में था, तो आईआईटी जाना मतलब बन गया। मेरे को भी ऐसे ही बताया गया कि इंटेलिजेंट हो तो हम्म, आईआईटी में ही सब कुछ है, बाकी तो हाँ, दुनिया है ही नहीं। राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर आप कोटा आ गए आईआईटी की तैयारी करने? तो कोटा आ गए फिर। कैसा एक्सपीरियंस रहा तो, कोटा में? तो मेरा अच्छा ही था। अभी केमिस्ट्री को लेके थोड़ा बुरा रहता था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था केमिस्ट्री पढ़ने का, और मैं पढ़ता भी नहीं था। अच्छा। तो वहां पे बुरा रहता था। बाकी मैथ फिजिक्स तो मुझे मजा आता था, फिजिक्स आपने पढ़ाई है मोस्टली। हम्म। और मैथ में भी अच्छा लगता था अपना, जो भी है। ओके। तो जो फिजिक्स वाला पोर्शन था वो आपको क्यों अच्छा लगता था, मतलब वाई? राइट, सो फिजिक्स में इट्स लाइक अ स्टोरी। इट्स नॉट जस्ट सम, जैसे जेई मैथ की जो प्रॉब्लम्स हैं,
दे आर लाइक जस्ट वेनी इन एंड ऑफ इट सेल्फ, कुछ एक इंटीग्रल निकालो या कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन प्रूव करो कि दिस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस सिंपल एक्सप्रेशन, इस तरीके के सवाल है मोस्टली। देयर इज नो बिग पिक्चर, कुछ ऐसा हो नहीं रहा, कुछ समझने का नहीं है इन सम सेंस। बिग पिक्चर नहीं है जेई की मैथ्स में, जेई की मैथ्स में। ओके। बट फिजिक्स में है कि देयर इज सम कॉन्टेक्स्ट कि यू नो मास स्पेस टाइम ये सब कुछ कुछ चीजें हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मास एनर्जी ये सब चीजें मतलब मिल मिला के देयर इज सम बिग बिग थिंग जिसको आप अलग अलग तरीकों से समझते हो। एनर्जी का एक पर्सपेक्टिव होता है और जस्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्सपेक्टिव होता है। मतलब देयर इज समथिंग टू अंडरस्टैंड देयर कि न्यूटन्स लॉज जैसे हर बच्चा स्ट्रगल करता है। जब फर्स्ट टाइम आप न्यूटन्स लॉज देखते हो तो वो सब चीजें कि एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन से मैं टकराऊंगा तो न्यूटन थर्ड लॉ लगाओ तो ट्रेन क्यों नहीं रुक गई, मैं क्यों मर गया, ट्रेन क्यों नहीं रुक गई, ये इस तरह के मिसकंसेप्शन मतलब हर एक स्टूडेंट के होते हैं, वो आपको समझने होते हैं धीरे धीरे, यू हैव टू डीबग। तो वो प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैथ में नहीं है, एटलीस्ट जेई मैथ में नहीं है। तो इसलिए मुझे फिजिक्स में अट्रैक्शन होता था। प्लस देयर आर सम अदर थिंग्स लाइक जो साइंटिस्ट के बारे में देखना डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी मैंने, वो सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं। फिर जो किताबों में जिस तरीके से चीजें लिखी होती हैं, डायग्राम्स वाइग्राम्स, वो सब बड़ा ही अच्छा, मतलब एक देयर इज सम पॉजिटिव फील टू इट। तो उन चीजों की वजह से भी मैं अट्रैक्ट हो गया। प्लस आपका टीचिंग स्टाइल, प्लस हर्ष वाज देयर, तो हर्ष के साथ भी, हर्ष वाज वेरी फिजिक्स, मतलब उसको फिजिक्स में बड़ा वो था। तो वो सब चीजों से मतलब मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट बना रहा पूरे समय। मुझे तो लगता है तुम्हारा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे कभी लगा नहीं तुम्हारा मैथ्स में इतना वाला है कि मैथमेटिशियन ही बन जाओगे। नहीं, मैंने तो पूरे साल आपको पूरे टाइम यही बताया कि मैं तो मैथमेटिशियन ही बनूंगा, तो आपको हाँ यही बट बताता आया। नहीं, तुम बताते थे बट मुझे लगता था ठीक है, अपन कोशिश करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर ही देंगे फिजिक्स में। लेकिन तुम्हारा माइंड फिजिक्स वाला था भी नहीं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सोचने में और प्रॉब्लम को प्रिसाइज डिफाइन करने में ज्यादा रहता था, रादर देन जो फिजिक्स की ब्यूटी है, भले लिमिटेड स्कोप में रहती है फिजिक्स, मैथ्स जैसे अनलिमिटेड नहीं जाती है, तो उसमें तुम्हारे को प्रॉब्लम रहता था, राइट। बट डेफिनेटली फिजिक्स की प्रॉब्लम्स, तुम शायद फिजिक्स की टीचर के पास जितना आते थे प्रॉब्लम्स लेके, मैथ्स के टीचर्स के पास कभी जाते थे क्या कि सर इसको ऐसे कर ले वैसे कर ले, या बस जो पढ़ लिया उससे काम चल जाता था? बहुत शुरू में शायद मैं जाता था मे बी कैलकुलस वैलकुलस को लेके, बट आई डोंट थिंक कि इतना तो मैंने जितना आपको परेशान किया उतना तो शायद किसी को नहीं किया। फिजिक्स मैथ्स के टीचर्स को नहीं किया? व्हाई वुड बी दैट? अच्छा, वो मैथ्स ही वैसी नहीं थी, मतलब व्हाई? मैथ ही उसमें सवाल सॉल्व हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है फिजिक्स में। एक इंट्रीगिंग है कि यार, इंट्रीग है कि चल क्या रहा है, मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है जो ये इक्वेशंस ऐसी बन रही है, समथिंग लाइक दैट। और जैसे कोई बात समझ नहीं आ रही या किसी चीज में आपको फील आ रही है कि ऐसा होना चाहिए पर लॉजिकली कुछ और हो रहा है, फिर आप इससे मतलब भिड़ रहे हो कि कैसे मैं समझूं इस बात को कि ओके, राइट। और जो मैथ्स आप प्रेजेंटली या बाद में जो करी वो ऐसी है? नहीं, वो काफी फर्क है, उसमें बहुत फर्क है। नहीं, नॉट जेई मैथ्स जैसी नहीं है, या बाद की जो मैथ है, जो अंडर ग्रेड या एक्चुअल मैथ है जिसको मैं बोलता हूँ, बहुत फर्क, बहुत डिफरेंट। नहीं, बट उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह का चार्म रहता है अच्छा खासा। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। और वो फंडामेंटल से ही सोचनी पड़ती है। नहीं, मतलब उसमें भी आपको जैसे टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, जो मतलब हैवी ड्यूटी सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको सीख के मतलब वो वेपन सॉर्ट ऑफ आपको डिप्लॉय करने होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बेसिक से सोचते हो। ठीक है। मैथ डेवलप इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास जो पुराने लोगों ने जो काम किया है वो अब हम यूज करके नया काम कर सकते हैं। मतलब माय क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि जो जैसे जेई फिजिक्स में जो आपको चैलेंजेस मिलते थे जिसकी वजह से आप उसको इतना परस्यू करते थे, और जेई मैथ्स जबकि आपको मैथमेटिक्स ज्यादा पसंद थी, लेकिन आप जेई फिजिक्स में ज्यादा टाइम देते हुए मैंने आपको देखा है, राइट? राइट। तो जो आपकी प्रेजेंट मैथ्स जो आप कर रहे हो, जो आपने पिछले 5-6-7 सालों में मैथ्स करी है, वो उसके ज्यादा पास है जेई फिजिक्स की जो हम पढ़ाई करते थे कंपेयर टू जेई मैथ्स की। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके ओके ओके। तो फिर आपका आईआईटी में सिलेक्शन भी हो गया।
केमिस्ट्री की वजह से थोड़ा रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे पढ़ लेते तो कोई बुरी बात नहीं थी, केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, 3-4 महीने रट्टे मार लेते तो मतलब मार्क्स इजीली काफी बढ़ जाते। हाँ शायद। हालांकि फर्क नहीं पड़ता आपके करियर पाथ पे उससे। तो फिर आप पहुंच गए आईआईटी खड़गपुर, और रैंक के हिसाब से मैकेनिकल मिल गई होगी, ऐसे कोई बहुत चूज तो किया नहीं होगा कि ये करना है कि वो करना है, चूज किया था जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन या इस तरह के कुछ था अवेलेबल, या ये मिल रहा था तो ले लिया, सोचा? तो वहाँ था मैथ का डिपार्टमेंट, बट मुझे मैथ ही करने का मन था, बट सम डिटेल्स स्किप करके मैकेनिकल मिल गया, लेट्स से। अच्छा, ओके, तो मैकेनिकल मिल गया, अपन वहां पे पहुंच गए। फिर वहां का एक्सपीरियंस 4 साल। राइट, सो 5 साल था मेरा, डुअल डिग्री प्रोग्राम था, बीटेक प्लस एमटेक। अच्छा। राइट, सो हाँ, सो फर्स्ट ईयर में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई आईआईटी में। एक तो वेदर वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। बिल्कुल समर मंथ्स में आप एंटर करते हो, लाइक आई थिंक इट वाज जुलाई और समथिंग, जुलाई 15। जुलाई। तब आप एंटर करते हो, एकदम वहाँ पे ह्यूमिडिटी फुल ऑन रहती है, एकदम गर्मी रहती है, तो वो एक चीज की दिस इज द थिंग। फिर हॉस्टल्स, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, फिर मेस का खाना इज अ बिग प्रॉब्लम। आई थिंक एवरी कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया नोज दिस कि मेस का खाना इज अ प्रॉब्लम। तो वो सब चीजें मतलब उतना वेलकमिंग नहीं लग रहा था मुझे, उतना मजा नहीं आ रहा था। पर धीरे धीरे 1 साल के बाद मतलब मैं थोड़ा सेट हो गया, फिर अच्छा लगने लगता है। आईटी खड़गपुर का कैंपस बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। रेजिडेंस में ही थोड़ी इश्यूज हैं, जब कैंटीन वैंटीन ये सब जो चीजें हैं, बट फिर आप सेट हो जाते हो, आप अच्छा लगने लगता है सब कुछ। तो दैट वाज देयर, बट मैथमेटिकली स्पीकिंग मैं अपनी फ्री टाइम में मतलब अपने कोर्स वर्क का काम नहीं करता था, मैं मैथ ही पढ़ता था। तो मैंने आई थिंक जस्ट जो नेक्स्ट 4 साल हैं उसमें फिजिक्स और मैथ ही पढ़ी है। शुरू में मैंने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी थी, फिर मैं ज्यादा मैथ 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 पढ़ते गया। पढ़ते रहा मतलब कैसे पढ़ रहे थे, मतलब हाउ, मतलब लाइब्रेरी जाके किताब पढ़ ली बस? नहीं, अब तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता था, जो बुक्स आपको चाहिए सारी बुक्स अच्छा। इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हाँ हैं। हाँ। तो तो मतलब वैसे मैथ्स ही की पढ़ रहा था। प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, क्या करते थे, मतलब पढ़ते थे, मतलब कोई कोर्स करते राइट राइट। थे आईआईटी में, क्या करते थे मतलब? सो हुआ ऐसा कि मुझे रूबिक्स क्यूब में बड़ा फैसिनेशन था कि ये कैसे सॉल्व होता है। ये लोग रूबिक्स क्यूब तो देखा ही है आई थिंक सबने। तो मुझे कहीं से पता चला कि ग्रुप थ्योरी यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ग्रुप थ्योरी इज अ मैथमेटिकल डिसिप्लिन। तो वहां से मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ना शुरू किया। तो इट्स अ सब्जेक्ट, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, ग्रुप थ्योरी पे बहुत बुक्स मिल जाएंगी। तो वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया ग्रुप थ्योरी। फिर एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी कि जो कैलकुलस है वो हम रियल नंबर्स यूज करके डेवलप करते हैं, मतलब बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। तो मुझे नहीं ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि व्हाट इज रॉन्ग विद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में भी इट्स लाइक दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा एक और रैशनल नंबर होता है। सो दे आर ऑल्सो इन सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूम, इन सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूम। सो व्हाट इज रॉन्ग विद रैशनल नंबर्स? क्यों हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फंक्शन को जो कि केवल रैशनल नंबर्स पे डिफाइंड है? व्हाई डू वी नीड रियल नंबर्स टू डेवलप कैलकुलस? तो इससे मुझे रियल एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट है, फिर वहां पे मैं डायरेक्ट हो गया कि चलो ये सीखें व्हाट आर रियल नंबर्स। इट्स इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन। मतलब आप जस्ट किताब लिए, पढ़ना शुरू किए, सॉल्व करना शुरू किए, इक्वेशंस, प्रूफ्स, कोई लेना देना नहीं, राइट, कोर्स वर्क से, किसी कोर्स से, कोई प्रोफेसर से, किससे कुछ नहीं लेना देना? कुछ लेना देना नहीं है, एब्सोल्युटली। मतलब उधर अपन को असाइनमेंट सबमिट करना है मैकेनिकल का, कि वो होते ना लेथ मशीन पे कुछ बनवाते हाँ हैं हाँ। और वो इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रही है, और भी मैकेनिकल में जो भी एक और ऑपरेशनल रिसर्च एक होता है, उसमें तो थोड़ी बहुत मैथ्स होती है। तो वो सब कोर्सेज चल रहे हैं अपने, और ठीक है, उसमें अपन एग्जाम से एक रात पहले मग्गा मार के एग्जैक्टली। और बाकी अपन सुबह से शाम बैठ के जो है ग्रुप थ्योरी और दूसरा क्या बोला, रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ये सब चीजें शुरू करी। इसके तो हाँ, मतलब मेरे मार्क्स भी गंदे ही आते थे, मतलब क्योंकि मैं मैकेनिकल का पढ़ता भी नहीं था, तो मेरे मार्क्स भी गंदे ही आते थे। अच्छा। बट पास होना कोई मुश्किल नहीं होता। अगेन एवरी कॉलेज स्टूडेंट नोज दिस, यस। पास होना मुश्किल नहीं होता। तो वो हो गया फिर। बट हाँ, सब बहुत स्ट्रगल किया, मतलब दिस ये सब जो मैं पढ़ रहा था, इट वाज अ बिग स्ट्रगल, रियल एनालिसिस, आप ग्रुप अकेले थ्योरी। ही हो, कोई साथ में कोई उसमें है भी नहीं जिससे आप डिस्कस करो, शेयर करो? हाँ, तो कोई और था? एसेंशियली मैं अकेला ही था इन दिस पर्टिकुलर परस्यूट। आई वाज एसेंशियली अलोन। और आईआईटी खड़गपुर का मैथ्स डिपार्टमेंट को लेके भी आपके पास कोई ज्यादा अच्छे वर्ड्स है नहीं, जो कोडिंग में तो नहीं है हमारे, बट सो दैट वाज ऑफ नो हेल्प एनीवे। राइट।
So those 4 years, like all the 5 years, must have been a big struggle for you as far as like जो intellectual persuasion आप चाहते थे, मतलब you were like in a desert of mind का तो desert ही था वो essentially. एक तरह से अच्छा भी है वो जो एक्सपीरियंस है कि आप अकेले ही कर रहे हो. इट्स लाइक वेरी पीसफुल इन सम सेंस कि एक प्रोफेशनल लेवल पे जब आप कर रहे होते हो तो उसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज है कि आप ज्यादा सीखोगे, आपके पास एक्सपोजर ज्यादा होगा, बट उसमें एक स्ट्रेस भी है कि मतलब जो बाकी लोग कर रहे हैं उसमें आपको यही भी कि मैं पीछे ना रह जाऊं. तो वो जो अकेले आप बैठ के मतलब 5 साल का वेकेशन ही होता है, वो जो कॉलेज का पीरियड होता है, 5 साल आप आराम से जो मर्जी पढ़ रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, नो स्ट्रेस, किसी की कोई मतलब किसी को जवाब नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं होना है, मतलब बस अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो. तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है और वो दोबारा नहीं मिलता, वो बस उसी पीरियड में ही मिलता है. Okay. फिर when did you decide कि यार अब ये तो नहीं करना मुझे, हो गया है तो इंजीनियरिंग खत्म, अब मुझे सच्ची मुच्ची मैथमेटिशियन ही बनना है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स यू टुक, व्हाट डिड यू डू, थोड़ा वो बताइए. राइट. सो थर्ड ईयर में क्या होता है हमारे खड़गपुर में कि थर्ड ईयर के एंड में आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है. जो समर होता है थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर के एंड का, उसमें एक इंटर्नशिप करनी होती है. तो अब मेरे पास वहां पे चॉइस थी कि या तो मैं मतलब मैथ में इंटर्नशिप कर लूं या अपने मैकेनिकल में ही कर लूं. और तब मतलब मुझे डिसीजन लेना था कि व्हाट डू आई वांट टू डू, क्योंकि मैथ बड़ी डिफिकल्ट लग रही थी, हो नहीं रही थी मेरे से. अच्छा. तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि अगर करिए मतलब ठीक है मैथ आप पढ़ते रह सकते हो, वो तो क्या है, जिंदगी भर आप इन सम सेंस पढ़ते रह सकते हो. जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, बट क्या मुझे प्रोफेशनल लेवल पे जाना है कि नहीं जाना है, वो एक कंफ्यूजन था, बिकॉज आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई स्किल्स. ओके. तो तब मैंने हर्ष को फोन मिलाया, तो उसने मोटिवेट कर दिया, वो बड़ा मोटिवेटिंग आदमी है. हाँ. तो उसने मोटिवेट कर दिया, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी इतनी जल्दी थोड़ी गिव अप मारते हैं, अभी तो कितना ही टाइम हुआ है तुम्हें पढ़ते हुए, तो शुरू किए हो. तो मैं मोटिवेट हो गया, तो मैंने कहा नहीं चलो ठीक है मैथ ही करनी है. तो फिर तब मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि फाइनली नाउ आई वांट टू बिकम अ मैथमेटिशियन. सो दैट वाज द पॉइंट. तो इंटर्नशिप कहाँ करी फिर? इंटर्नशिप फिर मैंने खड़गपुर में ही कर ली. एक मैथमेटिकल प्रोजेक्ट ले लिया, मुझे मिला नहीं कोई मैथ का मतलब इंटर्नशिप. मैंने मेल वेल लिखे प्रोफेसर्स को जो इंडिया में थे, बट मुझे किसी ने लिया नहीं, बिकॉज ऑफ माई मैकेनिकल थिंगी. तो फिर मैंने अपने ही इंस्टीट्यूट में ही प्रोफेसर किंगशिप भट्टाचार्य के अंडर एक मैथमेटिकल प्रोजेक्ट ले लिया. सो आई वाज हैप्पी विद इट. अच्छा. दैट वाज ओके. फिर आगे की पढ़ाई आपने इंजीनियरिंग छोड़ के मैथ्स की तरफ कैसे गए, क्या किया? सो फोर्थ ईयर के एंड में मैंने एक और इंटर्नशिप करी चेन्नई, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई में. अच्छा. सो इट वाज विद प्रोफेसर अमृतांशु प्रसाद. तो वहां से मतलब जो प्रॉपर जो करंट मतलब इंडियन एकेडमिया में जो मैथमेटिकल एनवायरनमेंट है, उससे मैं थोड़ा एक्सपोज हुआ कि अच्छा दिस इज हाउ थिंग्स आर. मतलब इसके पहले तो बस दिमाग में पिक्चर थी. सो वो इंटर्नशिप करने के बाद मुझे और थोड़ा समझ में आया कि उनसे थोड़ी गाइडेंस भी मिली कि व्हाट आई शुड रीड, मतलब एज अ अच्छा. इफ आई एम सीरियस अबाउट मैथमेटिक्स देयर इज सम बेसिक थिंग्स आई शुड नो व्हिच आई डिड नॉट. अच्छा. उन्होंने बताया ये सब पढ़ लेना और ये सब जरूरी है सीखना बिफोर यू एंटर अ पीएचडी प्रोग्राम. तो उससे थोड़ी गाइडेंस मिली और फाइनली फिर आई डिसाइडेड कि आई नीड अ मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, नॉट इंजीनियरिंग. सिर्फ इंजीनियरिंग से नहीं होगा कि बस घुस गए पीएचडी में. सो मुझे फिर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इज अ ग्रेट प्लेस फॉर मतलब आपने पहले सोचा था कि मैं मैथ्स में पीएचडी कर लूंगा आफ्टर फिनिशिंग मास्टर्स ईयर? यस. ओके. बट यू सेड कि ये नहीं चलेगा, मुझे तो मैथ्स इतनी तमीज से सीखनी है कि मैं इसमें पहले मास्टर्स करके अपने आप को जो फंडामेंटल जो आपने बोले थे वेपन्स है मैथ्स के, वो तो पहले प्राप्त करूं. यस. ओके. तो फिर फिफ्थ ईयर मतलब, तो इंडिया में ये सीन बहुत अच्छा है कि आपका अगर इंटरेस्ट है किसी भी, जैसे मैथ में, स्पेशली मैथ या फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में, तो बस एक एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है. सो इतना ज्यादा झमेला नहीं होता जो यूएस यूनिवर्सिटी में एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, यू हैव टू रियली, आपका सीजीपीए मैटर करता है, ये सब कुछ नहीं है इंडिया में. अगर आप उनका एग्जाम क्लियर करते हो और इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको ले लेते हैं. फिर चाहे आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, इंजीनियरिंग, लॉ, बस दे रिक्वायर सम डिग्री.
आपके पास कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। उसके बाद बस एग्जाम प्लस इंटरव्यू। ये आप सीएमआई का बोल रहे हैं? ये किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में, एटलीस्ट जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इनफैक्ट आईआईटीज में भी गेट के थ्रू आई थिंक होता है, गेट। हाँ, सिर्फ गेट चाहिए होता है। सिर्फ गेट चाहिए होता है। सो ये बहुत अच्छा सीन है इंडिया में कि मास्टर्स के लिए, इवन पीएचडी, मास्टर्स या पीएचडी के लिए, राइट। हाँ, सो आप एग्जाम क्लियर करो एंड इंटरव्यू में ढंग से जवाब दे दो एंड दे विल टेक यू। सो दे विल नॉट आस्क यू कितने मार्क्स आए, वो सब नहीं पूछेंगे। ओके ओके। तो फिर मैंने सीएमआई का एग्जाम लिखा, और टाटा मुझे मास्टर्स चाहिए था, तो मैंने टीआईएफआर बैंगलोर का भी एग्जाम लिखा। तो दे वर ऑफरिंग अ मास्टर्स, मुंबई मास्टर्स ऑफर नहीं करते। अच्छा। तो दोनों में एग्जाम लिखा और मेरे दोनों में ही सिलेक्शन हो गया। तो इनको इंटरव्यू चाहिए था, टीआईएफआर वालों, बैंगलोर वालों को, कि इंटरव्यू आके दो। और मेरा मन था बैंगलोर ही आने का, बिकॉज अगेन वेदर बहुत अच्छा है बैंगलोर का, दैट वाज माय रीजन। अच्छा। और प्लस इट्स टीआईएफआर आफ्टर ऑल। पर सीएमआई में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको हम बिना इंटरव्यू के ले लेंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो आपको बिना इंटरव्यू के ले लेंगे। अच्छा। तो मैं वहां चला गया। ओके। कि चलो ठीक है, यहाँ एक स्टेप मेरा बच रहा है बेवजह। ओके। और मतलब ठीक है, थोड़ा डिस्कशन किया मैंने अपने, मतलब जो भी एडवाइस ली कि कहाँ जाना चाहिए लोगों को मेल वेल करके। तो उन्होंने कहा नहीं, सीएमआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट विल डेफिनेटली बी अ गुड थिंग। तो मैं वहां चला गया। तो मैथ्स के लिए यदि अपन देखें तो सीएमआई हो गया एक, और टीआईएफआर बैंगलोर, टीआईएफआर मुंबई। ऑलराइट, टीआईएफआर इज इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, करीब 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था। और बहुत ही मतलब शानदार काम होते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट टीआईएफआर मुंबई के बारे में अभिषेक मुझे बता रहे थे कि जहाँ से ये अपना पीएचडी किए, वहाँ के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जो वहाँ पे रिसर्चर्स हैं, वो मैथमेटिक्स में मतलब वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते, मतलब इंडिया के बेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आईआईसी बैंगलोर भी है शायद। आईआईसी बैंगलोर बहुत अच्छा प्लेस है फॉर अंडरग्रेड एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन मैथमेटिक्स के लिए। और शायद अब आप बता रहे थे कुछ आईएसीआर और एक को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी तो एक। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स हैं अंडरग्रेड के लिए, मैं बोलूंगा डेफिनेटली अच्छी प्लेसेस हैं। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, यहाँ पे अंडरग्रेड नहीं है बट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए अच्छा है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर बोलते हैं इनको। ये भी 3-4 हैं, भोपाल है, मोहाली है, पुणे है, भुवनेश्वर है। ये भी अच्छा है फॉर अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स एजुकेशन। अंडरग्रेड के लिए कोई मतलब मैथ्स के लिए अंडरग्रेड ग्रेड पे लेवल पे 4-7-8 जगह है जहाँ पे यही है। बहुत अच्छे लेवल का काम होता है, जहाँ पे प्रोफेसर्स हैं जो भी साथ वाले हैं वो मतलब बहुत अपने फील्ड में पैशनेट है एटलीस्ट, और कुछ नहीं। और पैशनेट लोगों साथ में होना ज्यादा जरूरी है रादर देन जस्ट बहुत नॉलेज वाले जो आपसे इंटरेक्ट ही नहीं करे, आपको पैशन ट्रांसफर नहीं होगी तो हाउ वुड यू परस्यू दैट सब्जेक्ट, राइट। ओके ओके। तो सीएमआई का कैसा रहा, मतलब आपका 2 साल, बिकॉज दिस मस्ट हैव बीन अ बिग ट्रांसफर। एक तो 5 साल से अकेले मतलब कहीं खपे पड़े आप खुद ही हैं, जो भी है आप और आपकी किताबें, और सीएमआई में शायद सभी लोग जैसा मुझे बताते हैं या तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड वाले लड़के होते वहां पे। अरे मैथमेटिक्स ओलंपियाड से याद है, आपने दिया था क्या मैथमेटिक्स ओलंपियाड? हाँ, तो मैंने रीजनल क्लियर किया था बट नेशनल लेवल वाला मुझसे क्लियर नहीं हुआ। ओके ओके। तो वहां पे आप पहुंचे जहां मतलब शायद सभी लोग मतलब खाते मैथ से, सोचते मैथ से, और मतलब बातचीत भी करते होंगे, तो पता नहीं, आई डोंट नो, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे ही बातचीत हो रही होती होगी, मतलब दिस इज आई इमेजिन। मतलब इतना साइकोपैथिक नहीं होता बट बट हाँ, मैथ मतलब बेसिकली पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट मैथमेटिक्स, ये बोल सकते हैं। तो इस जगह पर ट्रांसफर करके कैसा लगा आपको, मतलब वाज इट लाइक? राइट, सो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। जो फर्स्ट मेरा लेक्चर था, प्रोफेसर उपेंद्र कुलकर्णी ने दिया था अलजेब्रा का लेक्चर, सो दैट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑफ माय लाइफ। मतलब अमेजिंग लेक्चर, अमेजिंग लेक्चर। और वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनसे बहुत मतलब सीखा है मैंने। अच्छा। तो इट वाज अ बिग डिफरेंस, जो मतलब आईआईटी से सीएमआई वाज लाइक अ वेरी बिग डिफरेंस। और अकोमोडेशन मतलब एवरीथिंग, लाइक मेस, अकोमोडेशन, एवरीथिंग वाज मच बेटर एट सीएमआई। तो हाँ, और चेन्नई सब चीजें बड़ी अच्छी है। अभी मैं रिसेंटली गया था चेन्नई किसी काम से, इट वाज अमेजिंग। मतलब
हम्म। सो मतलब फिर इंटेलेक्चुअल जो आपका डेजर्ट था वो खत्म हुआ, वहां पे लोग मिले जिनसे आप मैथ्स पे बात करते थे? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। हाँ, वहां पे इंटेलेक्चुअली जो पहले अकेलापन था वो खत्म हुआ, आपको लोग मिले बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैथ्स में क्या हम्म। क्या चलता है दुनिया में, सब जानने की, फंडामेंटली मैथ्स के मतलब इस तरह की सब चीजें। वो 2 साल में तो मतलब आपने भर लिया होगा सब कुछ किया जितना। हाँ, काफी कुछ सीखा, काफी कुछ सीखा। बट काफी कुछ नहीं भी सीख पाया, मतलब 2 साल में मास्टर्स लेवल का वो पैक कर देते, मतलब मेरे पास अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग नहीं थी। ओके। मास्टर्स लेवल का 2 साल में तो काफी कुछ नहीं भी सीखा, वो मैंने बाद में जाके सीखा टीआईएफआर में। अच्छा अच्छा। बट ऑल्सो कि मतलब आपको ये भी पता चलता है कि क्या क्या है, मतलब ऐसे आप एक बबल में पढ़ रहे हो आईआईटी में बैठ के, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या क्या सीखने को है। ओके। मेरे को एटलीस्ट पता तो चला, अच्छा ये चीजें भी हैं जो मुझे मालूम भी नहीं थे, जिनके नाम भी नहीं मालूम थे। ओके। ओके। तो वो भी एक बात होती है। तो फिर मास्टर्स करने के बाद तो फिर बिल्कुल फर्स्ट क्लास डिसाइड हो गया होगा, अब तो मैथमेटिशियन ही बनना है बिल्कुल। राइट, एब्सोल्युटली, मतलब आप मास्टर्स करते ही हो कि पीएचडी करनी है, मैथ में एटलीस्ट। क्या सीएमआई से सब लोग मास्टर्स के बाद एकेडमिया में पीएचडी के लिए ही जाते हैं, या मतलब कुछ लोग और फील्ड्स जॉब्स वगैरह के लिए भी निकल जाते हैं, मतलब हाउ डज इट वर्क? तो अप्लाइड मैथ वाले जो लोग होते हैं वो जॉब्स के लिए निकल जाते हैं। ओके। बट जो प्योर मैथ वाले होते हैं वो तो आई थिंक 95% एकेडमी मतलब पीएचडी करने ही जाते हैं। आई थिंक मेरा बैच तो पूरा ही पीएचडी करने गया, एक बंदे को छोड़ के, मे बी सो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, बट हाँ, बाकी मेरा बैच तो पूरा ही। अप्लाइड मैथ्स वाले लोग, अप्लाइड मैथ्स का वहां पे अलग से मास्टर्स प्रोग्राम होता है? अलग से मास्टर्स है वहाँ पे, यस। ओके। अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स में डिफरेंस थोड़ा सा बता देंगे हमारे व्यूअर्स को? एक्चुअली मतलब आई थिंक ये लोग कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड चीजें करते हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं है एग्जैक्टली क्या इनका कोर्स वर्क था। बट मतलब हिडन बात है कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि बड़ा इजी होता है, मतलब प्योर मैथ वाले। अ, शायद वो लोग भी यही सोचते हैं, अप्लाइड मैथ वाले भी शायद यही सोचते हैं कि हाँ, हमारा तो बड़ा फर्क तो इजी। क्या पड़ना है, ये प्योर मैथ्स में कुछ भी करते रहे, फर्क तो क्या पड़ना है। हम लोग जो करेंगे कुछ दिखाएंगे, देखो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो जॉब पर्सपेक्टिव से अच्छा है, वो अच्छे अच्छे जॉब लग जाते हैं लोगों के वहां से। हाँ, मैथ्स की तो सोचने की क्षमता और अप्लाई करने की क्षमता ही दुनिया में इतनी लिमिटेड है, और डिमांड रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर साइंस हम्म। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो लोग मैथ्स को लगा सके थे प्रैक्टिकली कहीं पे, डेटा साइंसेज, ये सब चीजों की वजह से मैथ्स समझने वाले आदमी की तो हर जगह रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट राइट, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज मैथमेटिशियंस को मिले हुए, राइट? बिल्कुल। तो इकोनॉमिक्स में तो ठीक ठाक मैथ यूज होती भी है, तो ये हाँ, तो है, थैंक यू। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, यही सब जगहों पर तो मैथ यूज होती है ठीक से। हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो फिर आपने डिसाइड किया कि आप पीएचडी करेंगे, यस। और किस फील्ड में आपको अच्छा लग रहा था उस समय? राइट, सो उस वक्त मुझे ज्योमेट्री, मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रिमानियन ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उस हिसाब से ही मैंने अप्लाई भी किया कि जिन जगहों पे अप्लाई किया वहाँ पे अच्छी फैकल्टीज थी उस चीज़ की। अच्छा, जहाँ पे भी रैमन ज्योमेट्री के लोग अच्छे काम कर रहे थे। हम्म। सो रैमन ज्योमेट्री के वन ऑफ द इंडिया के लीडिंग, या मतलब इस टोपोलॉजी के फील्ड के इंडिया के वर्ल्ड की लीडिंग पर्सनालिटी में महान महाराज आते, राइट? डेफिनेटली हाइपरबोलिक ज्योमेट्री उनका फील्ड है, उसमें वो इंटरनेशनल लेवल का काम करते हैं। ओके। तो वहां पे आपको उनके अंडर पीएचडी करने का वो मिल गया? यस। राइट। वो भी एग्जाम लिख के ही होता है टीएफआर में, या कैसे मतलब? यस, टीआईएफआर में भी एग्जाम लिख के ही होता है और फिर इंटरव्यू होता है। ओके। ओके। तो यू वेंट फॉर पीएचडी अंडर हिम? यस। बट जब आपने अपना पीएचडी खत्म किया तो उसका शायद टोपोलॉजी से कोई खास रिलेशनशिप है नहीं? लगभग कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है? अगर है तो बाद में मिलेगा, अभी तक किसी को नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक किसी को नहीं मिला। Okay. तो फिर ये ट्रांसफर कैसे हुआ, मतलब इंटरेस्ट? राइट, सो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ईयर आपका कोर्स वर्क होता है, तो वो तो ठीक है, वो तो कोर्स वर्क में ही इतना लोड है कि आप रिसर्च तो शुरू नहीं कर सकते। अच्छा। फर्स्ट ईयर निकल गया, फिर सेकंड ईयर में आप रीडिंग कोर्सेज करते हो, जिसके साथ भी आपको पीएचडी करने का मन है, या जो भी टॉपिक पे आपको पीएचडी करने का मन है उसमें आप रीडिंग कोर्सेज करते हो प्रोफेसर्स के साथ।
Okay. Reading course is like a very advanced level of some, maybe you'll have to read research papers or something like that. It's not like reading some book generally. तो उनके पास में गया कि ठीक है मुझे ज्योमेट्री में इंटरेस्ट है और ही इज दी ज्योमेटर ऑफ इंडिया. तो उन्होंने जो भी जिस भी सब्जेक्ट में करते हैं हाइपरबोलिक ज्योमेट्री, उन्होंने कहा कि ठीक है ये पढ़ो. उन्होंने कुछ कुछ मटेरियल मुझे आउटलाइन करके दे दिया. तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो, मतलब दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वाज इमेजिनिंग कि मुझे पढ़ने को सीखने को मिलेगा. इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. जैसे वो उन्होंने बुरा रिस्पांस नहीं दिया? नहीं, तो ऐसे थोड़ी है कि अगर आपको उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो बुरा मान जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है. मैं तो बुरा मान जाता. नहीं, तो ठीक है. तो मैंने पढ़ा उसको 3-4 महीने, बट फिर मैंने कहा कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता. तो वही करते करते फाइनली वी डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो जो इंटरेस्ट है उन्होंने देख समझ के मुझे एक प्रॉब्लम दी जो मुझे अच्छी लगी, विच वाज नॉट इन ज्योमेट्री, विच वाज मोर ऑफ कॉम्बिनेटोरियल नेचर. तो फिर मैंने सॉल्व कर दी. और फिर देन आई फाउंड आउट अबाउट अनदर रिसर्च पेपर बाय प्रोफेसर सिद्धार्थ भट्टाचार्य जो कि TIFR में ही है. तो ही हैड सॉल्व्ड अ कंजेक्चर जो मुझे बड़ा इंटरेस्ट किया, स्पेशली हिज प्रूफ टेक्निक मुझे बड़ी इंटरेस्ट करी. तो मुझे वो सीखना था. और दैट वाज एर्गोडिक थ्योरी, दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू एर्गोडिक थ्योरी कि इतना अमेजिंग प्रूफ है उनका. तो फिर वहां से मैं डाइवर्ट करके एर्गोडिक थ्योरी में चला गया. और मेरा रामसे थ्योरी में भी जो इंटरेस्ट था, अभी शायद हम लोग ने रामसे थ्योरी की बात करी, तो रामसे थ्योरी में भी इंटरेस्ट था. तो वो वहां से भी एक प्रोजेक्ट मैंने अपना प्रोफेसर अमिताभ भट्टाचार्य के साथ किया जो कि TIFR में ही है. तो दीज 3 थिंग्स वर बेसिकली माय PhD. ओके. तो अभी पोस्ट डॉक जो आप कर रहे हैं इसके बाद PhD आपकी अभी भी खत्म हुई है एंड अभी आप शिफ्ट ही कर रहे हैं पोस्ट डॉक के लिए. राइट. सो ये किस में है? तो दिस इज एर्गोडिक थ्योरी प्रॉपर. अच्छा. और टाइलिंग से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम उठाई है, व्हिच इज या मोस्टली एर्गोडिक थ्योरी एनालिसिस, दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके. तो एर्गोडिक थ्योरी क्या होती है? इस पे आपने अपने YouTube पे कुछ डाला हुआ है क्या, प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन? नहीं, एर्गोडिक थ्योरी YouTube पे तो नहीं डाला. मुश्किल है थोड़ा बताना कि एग्जैक्टली क्या होती है. मैं कोशिश कर सकता हूँ. ओके. चलिए मैं समझने की कोशिश करूंगा. लोगों का यदि इस पे आया कि एर्गोडिक थ्योरी क्या होती है तो विल ट्राई टू लर्न एटलीस्ट फंडामेंटल की किस बात पे चल रही है. ओके. विल ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल. सो अब अपन बात करते हैं आपने आगे जो मैथमेटिक्स की जर्नी है, मैथमेटिक्स क्या होती है नहीं होती है, और जो भी आपका मैथ्स को लेके साइंस को लेके हमारा आपका जो थॉट प्रोसेस है, विल टॉक अबाउट इट. तो अभिषेक, अपन ने अभी तक मैथ्स क्या है क्या नहीं है इस तरह के थोड़े से फिलोसफिकल डिस्कशन भी किए, समझा भी सही. तो मान लो मैं जेई की मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा हूँ, फोड़ देता हूँ, तो क्या इस बेसिस पे मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है और मैथमेटिशियन बन सकता हूँ? इस तरह का डिसीजन लूं, या इस तरह की जो आप मैथ्स करते हैं रिसर्च वाली मैथ्स, वो कितनी डिफरेंट है मतलब? राइट. सो मैं कहूँगी बहुत डिफरेंट है. बट बिफोर आई आंसर दैट हाउ, मतलब वो डिफरेंस को मैं थोड़ा इल्यूसिडेट करूं उससे पहले कि ठीक है, अगर जेई में आप मैथ की हो, ठीक है, दैट इज नॉट वेरी रेलेवेंट टू योर एबिलिटी टू बिकम अ मैथमेटिशियन. बट ठीक है, इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग विद, कोई बुराई नहीं है उसमें अच्छे मार्क्स लाने में. एनीवे, बेसिकली मैं आपको डिफरेंस एक एनालॉजी के थ्रू बता सकता हूँ, लिटरेचर से एनालॉजी ड्रॉ कर सकता हूँ. कि जो आपकी प्राइमरी स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, उसमें जो मैथ है, इट्स लाइक मेकिंग वर्ड्स. तो आप वर्ड्स बनाना सीख रहे हो. जेई मैथ आप मान लो कि आप सेंटेंस बनाना सीख रहे हो. थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ग्रामर पता होनी चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए, बट उतना कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है. बट जब आप एक्चुअल मैथ सीखने जाते हो तो इट्स लाइक कि आप नॉवेल्स पढ़ रहे हो, आप स्टोरीज पढ़ रहे हो. तो स्टोरीज में एक इंडिविजुअल सेंटेंस को रीड करने की एबिलिटी इज ऑब्वियसली यू हैव टू हैव दैट. बट वो छोटा पार्ट है. नॉवेल को समझना होता है, एक एक कैरेक्टर उसमें, जैसे आप कोई नॉवेल पढ़ते हो तो कैरेक्टर से आपको एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है. आप बता सकते हो कि इस कैरेक्टर को अगर इस सिचुएशन में रख दिया जाए तो ये कैरेक्टर क्या करेगा, वो कैरेक्टर क्या करेगा, डिफरेंस ये होता है उसमें. तो इट्स लाइक दैट, जो आपका मतलब एक कितने अच्छे से आपने उस नॉवेल को पढ़ा है, वो ये चीज इंपॉर्टेंट है, रादर देन एक पर्टिकुलर डिटेल में एक सेंटेंस कैसे लिखा जा रहा है. रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस कैरेक्टर्स, वो इंपॉर्टेंट है. तो एक्चुअल जो मैथ है जो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप सीखते हो, इट्स लाइक रीडिंग अ नॉवेल. और यहाँ पे एक ही नॉवेल नहीं है, इट्स लाइक अ होल सिनेमैटिक यूनिवर्स.
अलग अलग नॉवेल्स कनेक्टेड हैं, ओके तो वो डिफरेंस है। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, प्रैक्टिकली तो आप जो सब्जेक्ट्स हैं, जब आप सीखोगे तभी समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और प्रोसेस कैसा रहता है, मतलब क्या करते हैं एज ए मैथमेटिशियन? मतलब बैठ के मतलब सुबह से शाम सवाल सॉल्व कर रहे होते हो, थ्योरम्स लिख रहे होते हो, और मतलब क्या, मतलब खूब कागज चल पे पेन चल रहा होता है, या व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे होते हो, या वो मूवीज में दिखाते हैं शीशे वीशे पे भी लोग लिखते रहते हैं और लिखते ही रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ चल रहा होता है? या मतलब आप राइट तो निकल जाते हो और वहां पे एकाएक कुछ थीम आ जाती है? मतलब हाउ डज इट वर्क फॉर यू एंड फॉर जनरली फॉर अदर मैथमेटिशियंस? राइट राइट। सो जैसे जनरली क्या होता है, जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो इट स्टार्ट्स विद सम रिसर्च पेपर दैट हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड। ओके आप वो पेपर पढ़ते हो और मे बी उसमें लेट्स से वन डायमेंशन में कोई काम किया हुआ है। ओके आप सोचते हो कि टू डायमेंशन में क्या होगा, सेम सेम प्रॉब्लम, ओके हाउ डज इट बिहेव इन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, हायर डायमेंशन। ओके सो अब एक प्रोसेस है उस पेपर को पढ़ने का, उसकी प्रूफ टेक्निक को समझने का। तो उसमें तो खूब पेन चलेगा। तो ओके उसमें आप, इट्स यूर रीडिंग, यूर नॉट क्रिएटिंग न्यू मैथमेटिक्स, यूर रीडिंग। ओके उसमें पेन चलेगा। पर जब आप फाइनली अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे जो अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं करी है, जो आप जिसके बारे में ओरिजिनली सोच रहे हो, उसमें आई थिंक वॉकिंग ज्यादा होती है, अच्छा पेन कम चलता है। अच्छा तो दैट इज द थिंग। और बाकी हाँ, सो यू कांट आस्क आइडियाज टू कम टू यू, वो आप, उसका कोई एल्गोरिदम है नहीं। तो उसमें मतलब आई थिंक आप अपना दिन डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूँ कि जो कम मेरा, जो जहाँ दिमाग धीमे चलता है, जब उस समय मैं शायद कुछ पढ़ना प्रेफर करूंगा कि चलो ये सब्जेक्ट मैं साइड में पढ़ रहा हूँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू माई रिसर्च या मे बी वेरी हम्म डिस्टेंटली रिलेटेड टू माई रिसर्च, हम्म आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस सब्जेक्ट, ये मैं, हम्म दिस इज माई रीडिंग टाइम। हम्म और एक टाइम है जब आपका दिमाग काफी चल रहा होता है, जो भी हर एक का अलग अलग समय होता है दिन का, तब आप अपनी प्रॉब्लम पे सोचते हो और उसमें आपको कोई आइडिया आ जाता है कि चलो दिस सीम्स टू मतलब मेक अ डेंट इन द प्रॉब्लम, तो आप फिर वहां पे थोड़ा पेन चला सकते हो कि सोचते लेट्स मतलब एक्सप्लोर दिस कैसे, आइडिया। मतलब ऐसे वाला ही सोचना पड़ता है मतलब? हाँ, चेयर पे बैठ के सोच रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, मतलब ऐसे ही, या किसी से बात करते हैं कि कोई कॉलीग है उससे आप डिस्कस कर सकते हो कि ये मैं सोच रहा हूँ, वो हो सकता है कुछ बोले जिससे आपको कुछ समझ में आए। इट्स लाइक सबका अलग अलग प्रोसेस है। अच्छा, उस कुलीग को भी वो प्रॉब्लम का कुछ तो पता होना पड़ेगा? आप, ये आपका काम है कि आपने जो इतना सोचा है उस प्रॉब्लम पे, आप उसे ऐसे प्रेजेंट करो अपने कोलीग को कि उसे इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा और आपने जो जो सोचा अभी तक, आपके पास जो आइडियाज है, मे बी उसमें कोई एक पर्टिकुलर इनपुट है जो आपको लग रहा है ये बंदा नहीं, ये बंदा इस तरह की चीज कर सकता है, वो आपको थोड़ा अपने एनवायरमेंट में पता होता है कि अच्छा कौन सा बंदा किस चीज में अच्छा है। मे अच्छा बी ये बंदा कुछ आइडिया दे दे, तो फिर कोलैबोरेशन भी बन जाता है कि ठीक है, उसने कोई अगर इंटरेस्टिंग आइडिया दे दिया तो एक, आप एक कोलैबोरेशन में फिर पेपर लिखते हो क्योंकि उसका एक इनपुट है अब। ओके ओके। तो आपके लिए दोनों तीनों प्रोसेस ही काम करते हैं, वॉकिंग, सिटिंग एंड टॉकिंग? बिल्कुल बिल्कुल। सो सिटिंग वॉकिंग है मेरा ऑल्टरनेट, मतलब मैं बहुत देर बैठा रहूँ तो मेरा मन करता है चल के आओ, थोड़ा चल लेता हूँ, मन करता है बैठ के सोचो। तो वो है मतलब। ओके, वाह, सही है। और कभी कभी जस्ट फ्रस्ट्रेट हो गए तो मतलब जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, मतलब फॉरगेट अबाउट मैथ फॉर अ मोमेंट, जाके कोई पिक्चर देख लो, किसी दोस्त से बात कर लो। ओके तो वो सब भी चीजें, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप एक जस्ट एक साइकोपैथ की तरह मैथ 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 कर रहे हो पूरे दिन, कॉफी पी रहे हो, ऐसा नहीं है। अच्छा लाइक यू हैव अ लाइफ, ऐसा नहीं कि एज अ मैथमेटिशियन आप बस एक टॉर्चर्ड मैथमेटिशियन रहते हो, यू हैव अ लाइफ। ओके। तो कभी ऐसा भी हुआ है आपने जाके किसी से बात करे मैथ्स की प्रॉब्लम भूलने के लिए, और उसी समय आइडिया आ गया और आप? एक्चुअली कई बार होता है, ऐसा नहीं होता है कि बस बात करते करते मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया आ गया, बात करते करते कुछ ना कुछ मिल जाता है, अच्छा नहीं ये तो पहले नहीं सोचा था, नहीं टू नहीं, एक्सप्लोर। मतलब आप पिक्चर देखने गए या कुछ हाँ और, कि यार चलो भूल जाते, नहीं हो रही है सॉल्व, हाँ हाँ। और फिर आप पिक्चर देखने गए या कोई दोस्त से गपोड़े मार रहे हो क्रिकेट को लेके, फुटबॉल को लेके, किसी अनरिलेटेड चीज को लेके, और हम्म। उस समय का एक दिमाग ने बुला रहे यार वो भी तो हो सकता था? तो ऐसा मेरी जिंदगी में शायद 10-12 बार हुआ है कि मैं हुआ है? कुछ और कर रहा हूँ, हाँ हाँ। कुछ रैंडम चीज कर रहा हूँ और एकदम से मतलब क्लिक हो गया, ओ शिट, कि दिस इज द थिंग दैट विल, मतलब 99% कि यही, दिस इज द मिसिंग पीस, ये हुआ है। ओके। बट दिस इज रेयर, दिस इज रेयर। जब होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। 10-12 बार इज नॉट रेयर यार।
लाइफ में 10-12 बार, नॉट सेइंग रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम। नहीं मैं रिसर्च मैथमेटिक्स की रिसर्च नहीं, हाँ रिसर्च में 10-12 बार तो नहीं, तो इतनी तो मैंने प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करी है अभी तक। अच्छा बट रिसर्च में एक बार हुआ है ये, मेरी 3 में से एक बार ये हुआ है कि मैं कुछ और ही कर रहा हूँ और एकदम से अच्छा, ओह शिट दिस इज द करेक्ट मिसिंग पीस। बाकी तो मतलब रिजल्ट्स मिले हैं तो वो बैठ के सोच रहे थे या चल रहे थे उस प्रॉब्लम के बारे में कॉन्शियसली और कंटिन्यूअसली उस पर एफर्ट दे रहे थे बार 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 बार, तब जाके कि यार ये शायद एक तरीका है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। सो अगेन एक एनालॉजी से बता सकता हूँ कि आपको मान लो कई बार ऐसा हो जाता है कि यू आर इन द पोजीशन कि यू हैव दिस नीडल एंड यू वांट टू थ्रेड द नीडल, वहां तक आप पहुंच गए। अब थ्रेडिंग द नीडल में भी थोड़ा कंस्ट्रेंट्स है कि इतने डिस्टेंस से ही कर सकते हो या आप उसको गीला नहीं कर सकते, आपके पास थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, अभी वो बहुत नैरो है उसका। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कर तो आप लोगे। ओके आई हैव द नीडल, आई हैव द थ्रेड, आई जस्ट हैव टू थ्रेड इट। ओके कर तो मैं लूंगा, ठीक है, दैट प्रोसेस में इट कैन टेक अ मंथ। ओके सो डू यू एंजॉय द प्रोसेस? डेफिनेटली, स्पेशली जब थ्रेडिंग द नीडल पे आ जाता है तब तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब मतलब you just start typing. I'm not asking the result, I'm asking the process. So sometimes I enjoy it, sometimes I hate it, especially professional। मतलब अगर मैं वैसे वाले सिचुएशन होता जो IIT खड़गपुर वाला जो मेरा था कि इट्स जस्ट मी और मैं जो कर रहा हूँ और फंडिंग आ रही है बस कहीं से, सो दैट आई रियली वुड एंजॉय। बट समटाइम्स जैसे प्रोफेशनल लेवल में आपके पास इन सम सेंस एक डेडलाइन होती है कि अगर आपको एकेडमिया में रहना है तो एटलीस्ट यू शुड पब्लिश 1 पेपर अ ईयर, मतलब ये तो मिनिमम है। वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक टेंशन डेवलप होती रहती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं और मेरा आउटपुट ही नहीं है। तो दैट पार्ट इज नॉट एंजॉयबल फॉर मी। वो जो टेंशन वाला पार्ट है वो किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होगा। अगर आप क्रिएटिव काम करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी आर्टिस्ट है मान लीजिए 2 साल से, doesn't that help you actually push yourself? Absolutely. So that's why you want to be in a place where everybody is working, you know, आप complacent नहीं होना चाहते। तो that does help you give more output, but I don't really enjoy that stressful thing जो उसमें develop हो जाती है अगर बहुत दिन से कोई problem पे progress नहीं हुआ है। Okay, okay, that's great. मतलब most of the time you enjoy the process, sometimes yes. not, but that sometimes is the reason maybe probably you enjoy the rest of the time. अभी जो तेरी present field है वो किस चीज की है? तो अभी तो मैं रामसे थ्योरी में कर रहा हूँ, तो कॉम्बिनेटोरिक्स का एक सब सेक्शन होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि व्हाट्स इज इट रिलेटेड टू ज्योमेट्री और नॉट? इट इज नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। इट्स नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। नॉट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। और वो हाई स्कूल वाली ज्योमेट्री रिसर्च लेवल पे है नहीं, मतलब वो तो प्लेन ज्योमेट्री जो हाई स्कूल लेवल पे, वो उसमें रिसर्च आप कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज नोन इन सम सेंस। नहीं मतलब जो क्या बोलते हैं यार, हायर डायमेंशनल मैथमेटिक्स जो होती है कुछ ऐसी, वो ज्योमेट्री का ही कुछ बहुत, राइट, रीमानियन ज्योमेट्री, वो सब राइट। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री। उसको सर्कल ट्रायंगल उसमें आप नहीं कर रहे हो, वेरी डिफरेंट। ओके, तो वो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं परस्यू करता हूँ। मतलब इट्स तो एज अ मैथमेटिशियन आपको काफी कुछ सीखना होता है। मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर योर प्रोफेशनल करियर, यू नो, रिसर्च पेपर्स, बट एज अ, मतलब मेरा ऐसा एटलीस्ट सोचना है कि वन शुड बी मोर कल्चरली, यू नो, इनटू द थिंग, नॉट जस्ट फॉर योर प्रोफेशनल की बस इससे ही मेरे पेपर्स निकलेंगे। बट एज अ कल्चर आई लाइक टू लर्न ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स इवन इफ आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट इन माय रिसर्च पेपर्स। मतलब मेरा अभी भी थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब what looks you more मतलब what attracts you more towards maths than compared to let's say physics? What attracts me more towards math? So okay, maybe थोड़ा philosophical सा आंसर दिया जा सकता है कि so mathematics और physics में एक difference ये है कि physics is about truth, math is about beauty. तो मैथ एक आर्ट फॉर्म, फिजिक्स इज अ साइंस, राइट। सो ये काफी फंडामेंटल मैं समझूंगा कि डिफरेंस है। मतलब ठीक है, वन ऐसा भी कुछ है क्या कि फिजिक्स हैज लिमिटेशंस? यू कुड से, मतलब यू अगर आपने बहुत अप्लाइड टू दिस रियल सिनेरियो एंड मैथ्स
It's like there are no limitations because you are creating your own world. एब्सोल्युटली. सो ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे शायद किसी ने बोला भी है कि इन फिजिक्स वी प्ले बाय गॉड्स रूल्स, इन मैथमेटिक्स गॉड प्लेज बाय आवर रूल्स. तो मैथ में अगर कोई चीज नहीं फिजिबल है तो भगवान भी उसको चेंज नहीं कर सकता. बट फिजिक्स में आपने कोई थियरी निकाली, ठीक है, कुछ कंक्लूजन आया, बट अब वो अगर एक्सपेरिमेंटली नहीं वायबल है तो बस फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा. अब यू नीड टू फाइंड अनदर थियरी, चाहे कितना ही ब्यूटीफुल थियरी हो. सो तुम्हें क्या चीज ऐसी अच्छी लगती थी जो, मतलब तुमने फिजिक्स और मैथ्स में क्या अंतर है अपन ये डिस्कस कर ले. मैं अभिषेक खेतान की इनर पर्सनैलिटी में ऐसी क्या बात है कि उसको फिजिक्स और मैथ्स जब दोनों ही, क्योंकि आई रिमेम्बर कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, आई डोंट नो तुम किसी मैथ्स के टीचर के पास जाके इतना भेजा खाते थे कि नहीं, पर एक फिजिक्स के टीचर के पास आके तुमने उसका जीना आराम तो कर रखा था. राइट राइट. एंड आई फील लिटिल बिट चीटेड कि जब तुमने फिजिक्स नहीं मैथ्स परस्यू किया तो अभिषेक खेतान की पर्सनैलिटी का इनर वांट का ऐसा क्या पार्ट है जो मैथ से मैच होता है लेकिन फिजिक्स से नहीं होता है. और ये सिर्फ बात अभिषेक खेतान की, मतलब कुछ मैथमेटिशियंस का भी कुछ ना कुछ वो पार्ट होता होगा जो भी मैथमेटिक्स परस्यू करते हैं इतना, मतलब उस तरह से कि जो उनको मैथ्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है. बिकॉज जैसे ही मैं किसी भी फिजिसिस्ट से बात करता हूं तो वो बोलते सर मैथमेटिशियन, मतलब बहुत सारी मैथ्स तो हमें भी उतनी सीखनी पड़ती है जितना मैथ्स वालों को, लेकिन इट इज अवर इनर अट्रैक्शन टुवर्ड्स, यार ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, ये बहुत अमेजिंग लगती है. दैट इज व्हाट मेड अस फिजिसिस्ट नॉट मैथमेटिशियन. इंटेलेक्ट लेवल पे मुझे डिफरेंस नहीं मिलता है, मतलब फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस में. मतलब समझ रहे हो, इट इज द सेम प्रोसेसिंग पावर दैट इज रिक्वायर्ड. या सो एटलीस्ट मतलब जो मेरा फिजिक्स का जो अंडरस्टैंडिंग है कि इट इज इन सम सेंस मैथमेटिक्स. एज अ व्हेन यू आर क्रिएटिंग न्यू फिजिक्स तो वो शायद एक मैथमेटिशियन नहीं कर सकता. उसके लिए यू नीड एक्सपेरिमेंट्स एंड देन पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंक्लिनेशन की रियल वर्ल्ड को समझना है. मुझे रियल वर्ल्ड में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं. पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये सब मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता. तो आई थिंक वो जो एक प्लेटोनिक सा मतलब अनकंस्ट्रेन्ड जो कह लीजिए हिडन लेयर ऑफ रियलिटी जो है वो मैथ में है. मतलब कि मैथ में अगर कोई चीज सही है तो बस वो सही है, उसका फिर मतलब देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन या इन सम सेंस. मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, तुम दुनिया को ब्लैक व्हाइट में देखने पसंद करते हो ज्यादा रादर देन ऐसा कुछ? नहीं, मतलब व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस मैथ मोड तो ऐसा नहीं कि दुनिया ब्लैक व्हाइट, मतलब देयर इज अ, मतलब that is what, how would you like to look at the world? It is not like that. You know that, I know that. But तुम्हें वो वाला जोन ज्यादा अच्छा लगता है कि यार ट्रू फॉल्स वाले चीजें हो तो बेटर है रादर देन मतलब ये कंडीशनल ट्रूथ वाली चीज. हाँ, कह सकते हैं. इस तरह का कुछ अट्रैक्शन है. तो मतलब जब तुम्हें क्लियर था, जब तुम फिजिक्स भी आके पूछते थे तो तब भी तुम्हें क्लियर था कि तुम हो तो मैथमेटिशियन. बट उस एज में मतलब वही बड़ा नाइव सा अंडरस्टैंडिंग होता है ना. जो मेरा उस वक्त मैं जब मैथ बोलता था और जो मैं अब बोलता हूँ जिसको मैथ, उसमें फर्क बहुत है. तो उस वक्त तो जो मैं मतलब एक फैसिनेशन जो एक टीनेजर्स का होता है वैसा टाइप का फैसिनेशन था मेरा मैथ में. अभी आई एम मच मोर, मतलब आई थिंक आई नो व्हाट आई एम डूइंग एट दैट. अभी मेरी एक स्टूडेंट का मैंने बातचीत किया था उससे, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी था. वो बिकॉज ऑफ मैथ्स ही डिड नॉट गॉट, ही 2 बार जेईई में सेलेक्ट नहीं हुआ बिकॉज उसको मैथ्स में बहुत खराब था. तीसरी बार इसलिए हुआ क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया था. उस समय जेईई चेंज हो गया 2007 में, 6 या 7 में ऑब्जेक्टिव कन्वर्ट हुआ था सब्जेक्टिव से जेईई, ऐसा कुछ हुआ था. तो ही गॉट सेलेक्टेड. बोलता मैंने रिसर्च किया, उसके लिए कुछ मैथ्स चाहिए था तो उतना मैथ्स मैंने कर लिया. जब मैं पीएचडी करने गया कंप्यूटर साइंस में जिसमें बहुत ज्यादा मैथ्स लगती थी, उसने रिसर्च पेपर लिखे थे 2 बिफोर ही रीच्ड फॉर दैट, है ना. फेस रिकॉग्निशन होता है ना एप्पल पे, दिस इज द गाय हु डिजाइन्ड इट. ओके, ग्रेट. बोलता मैं पीएचडी में गया तो मेरे पीएचडी एडवाइजर के साथ जब मैं रहा तो मुझे समझ में आया कि मैथ्स होती क्या है. उसके पहले मतलब
वो जो उसके बाद आई फेल्ट लव इन मैथ्स, मतलब सोच, बंदा 2 रिसर्च पेपर लिख चुका है जिसमें घनघोर मैथ्स यूज हो रही है, 3rd ईयर में पब्लिश हो गए वो रिसर्च पेपर और बहुत क्वालिटी जर्नल में, उसके बेसिस पे उसको पीएचडी मिल गया कंप्यूटर साइंस में परस्यू करने को, उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस नहीं, उसको पीएचडी में जाके बोला मुझे तब समझ में आई मैथ्स होती क्या है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, मैथ्स होती क्या है? हाँ, ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया कि म्यूजिक क्या होती है। सो यू आई मीन यू कांट डिफाइन म्यूजिक बट इट्स बट यदि आप पंडित जैसे जो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, उनसे पूछोगे तो वो अपने हिसाब से बताते थे कि यार मेरे हिसाब से म्यूजिक ये है, राइट। किसी और से पूछोगे तो अपने हिसाब से बताते। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब मैथ्स क्या होती है जो लोगों को परस्यू करवाती है इतना, और क्यों मतलब बच्चे लोग जो मैथ्स अभी करते हैं वो उससे बहुत अलग, मतलब है क्या मैथ्स में ऐसा डिफरेंट जो आप कर रहे हो या जो और लोग करते हैं, जो अप्लाई करते हैं बहुत फंडामेंटल लेवल पे? बिकॉज फेस रिकॉग्निशन के लिए शायद जो मैथ्स लगानी पड़ती होगी वो मतलब अच्छी खासी तगड़ी प्योर तो पता नहीं, बट बहुत डीप लेवल की मैथ्स तो सोचनी पड़ती होगी, ऐसा तो नहीं लग सकता। आई डोंट नो, सो मे बी हाँ राइट। सो मतलब मैथ में एक जो बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है मेरे लिए वो सब कुछ बहुत प्रिसाइज है, इसमें कोई वेग नहीं है कुछ भी। मैथ में हार्ड कितना ही हो, इट्स एवरीथिंग इज वेरी प्रिसाइज। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है मैथ की, व्हेन यू नो हैव अ मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड यू लाइक द कॉन्सेप्ट, मतलब देयर इज दिस unspeakable attraction toward the particular mathematical definition की, जैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी की हम डेफिनेशन देखते हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन की टैंजेंट लाइन टू अ कर्व है, तो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यू कैन इंट्यूटिवली, इट्स नो बिग डील। हाँ, तो उससे तो पीछे आप और पीछे भी चले जाओ तो जो वैसे वो कौन था, एलिमेंट्स किसने लिखी है? यूक्लिड। जो यूक्लिड, तो जैसे वो इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन है, पॉइंट मतलब बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड है, यही है बस, यही क्या मतलब यूक्लिड तो मैं बोलूंगा कि उतना प्रिसाइज है नहीं। 2300 साल पुराने हैं, उस जमाने में मतलब यूक्लिड बोलेगा कि पॉइंट इज समथिंग व्हिच हैज नो पार्ट, सो दैट्स नॉट वेरी वेल डिफाइंड। व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यूक्लिड ने कुछ गलत किया, बट वी हैव डन बेटर सिंस देन, देयर आर बेटर वेज 2300 साल में, राइट। सो बट लाइक 2300 साल पहले इट्स अ ग्रेट जॉब व्हिच यूक्लिड डिड। इवन अगर आप न्यूटन का वर्क देखोगे, आप नहीं पढ़, अगर आपने खुद मतलब आई एम अज्यूमिंग आपने नहीं पढ़ा है, इवन द ट्रांसलेट ओरिजिनल तो लैटिन में है, बट ट्रांसलेटेड वर्जन आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है। अच्छा, तो वो इक्वेशंस भी उसमें आपको मिलेंगे नहीं, वो वर्ड्स में लिखते हैं। ओके। तो आज तो हम सब कुछ इक्वेशन में मतलब हाँ, वो वर्ड्स में चीजें लिखते हैं उस जमाने में। और मैंने कोई डेरिवेशन, जब वेक्टर एडिशन का कुछ डेरिवेशन करने की उसमें कोशिश कर रहे थे, मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था भाई क्या चल रहा है। Okay. तो मतलब we do modern mathematics is on a very much higher standard of rigor, which at least to me seems like it's perfect. उसमें भी इश्यूज हैं, बट मतलब हाँ, तो वो जो चीज है कि एकदम मतलब प्रिसाइज कि जो हो रहा है हमको पता है क्या हो रहा है। समटाइम्स इवन कैप्चरिंग अ डेफिनेशन इज हार्ड। कॉन्टिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन जब आप फाइनली देखते हो, अच्छा यही चीज मैं कैप्चर करना चाह रहा था, मतलब मुझे पता है कि मैं यही कैप्चर करना चाह रहा था बट मैं कर नहीं पा रहा था। सपोज यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, when you finally see the definition and finally correlate that with your intuition कि हाँ, no, this is actually the correct definition, वही बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब जैसे मेरे को सर ने बताई थी कंटिन्यूटी डेफिनेशन की, जिसमें कर्व चलाते हुए पेन ना उठाना पड़े। तो अब पेन तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है नहीं ना, पेपर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो राइट, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो कैसे डिफाइन करते हैं कंटिन्यूटी? अब काफी उसमें लफड़े हैं, मतलब मैं ऐसे बोल के तो नहीं बता पाऊंगा। अरे बाबा। But its philosophy is nearby points go to, sufficiently nearby points go to nearby points. So you have some function. क्या sufficiently nearby points map to nearby points. That is the most general way to say continuity. But now what do you mean? Now you can ask me कि what do you mean nearby and sufficiently? तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मुझे आपको मतलब लिख के देना पड़ेगा क्या चल रहा है. But there is a very precise, very beautiful definition. So is this the reason पहले जमाने के mathematicians were philosophers also, like René Descartes and all these guys?
या सो उस वक्त मैथ में, फिलोसफी में, इवन इंजीनियरिंग में कुछ फर्क नहीं था। तो देयर वर मैथमेटिशियंस जो कि आर्किटेक्चर बनाते थे, फिजिसिस्ट जैसे न्यूटन। अब ठीक है, आप डिसएग्री करते हैं, बट उस जमाने में कुछ ऐसा फर्क नहीं था मैथ और फिजिक्स में। तो हाँ, मतलब वो बाद में डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ। उस वक्त बहुत अजीब चीजें होती थी, मतलब अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए लोग अपने रिजल्ट पब्लिश नहीं करते। यस क्यों? यस। उसमें ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ था कि कोई चैलेंज करेगा तो आप, मतलब आपके पास कोई ऐसा रिजल्ट है जो आप काउंटर चैलेंज दे सकते हो अपने रिजल्ट से, कि अच्छा ठीक है। यार ये मैंने भी देखा था, किस चीज पे था, कॉम्प्लेक्स नंबर पे था क्या? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर पे वेरिटासियम का वीडियो है। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो मरते बड़ा, हुए बंदे ने नहीं बताया था, और फिर राइट। किस चीज को था, कॉम्प्लेक्स नंबर का था, किस चीज को लेके तो था? क्यूबिक की जो सोल्यूशन है, जनरल क्यूबिक की सोल्यूशन। हाँ, क्यूबिक की हाँ, सॉल्यूशन। राइट। तो अजीब था वो पुराना एटमोसफेयर। वो बाद में मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट हुए हैं कि ठीक है, दिस इज मैथमेटिक्स। इवन मैथमेटिक्स में भी बहुत समय तक लोग, मतलब फिजिक्स जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, या फिर आई थिंक क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब तो एक्चुअली मैथमेटिशियंस ने ही, मतलब जो मॉडर्न जो ट्रायम्फ है इन दोनों फील्ड को, वो तो मैथमेटिशियंस ने ही किया है। न्यूटन स्टार्टेड इट, बट ऑयलर, लाग्रांज, हैमिल्टन, इन लोगों ने जो है बाद में उसको, तो मैथ फिजिक्स दे वर लाइक वेरी इंटरमिंगल्ड बैक देन। इवन नाउ ऐसा नहीं है कि डिवोर्स हो गया है, बट देर आर मैथमेटिकल फिजिसिस्ट जो मतलब फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैथ कर रहे होते हैं, एंड देर आर फिजिसिस्ट जो मतलब दे एक्चुअली केयर अबाउट नेचर, दे केयर अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। सो उनको ऐसा नहीं कि मैथ की वजह से वो फिजिक्स कर रहे हैं, दे लाइक टू अंडरस्टैंड नेचर। सो ये डिफरेंस आज है, पहले शायद नहीं था। हाउ सेटिस्फाइंग इज दिस रिसर्च फील्ड, मतलब कितना कैसी रहती है, मतलब ये? राइट, सो लोकली इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि आप कोई प्रॉब्लम शुरू किए बड़े एक्साइटेड होके कि चलो ये तो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, और 6 महीने तक आपसे काम, मतलब कुछ निकला नहीं, कुछ नया हुआ नहीं, उस प्रॉब्लम में कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं। दैट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि 6 महीने तक बेसिकली नो आउटपुट, नथिंग टू शो फॉर। आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े, लोगों में से बात बात करी, जो भी सोचा, सिगरेट विगरेट पी में भी, जो भी है, बट आफ्टर 6 मंथ्स अगर कुछ नहीं निकला, दैट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। स्पेशली पीएचडी में आपके पास ये 5 साल का ही पीरियड है, उसके बाद आपको फंडिंग भी नहीं मिलेगी। तो ओके। 5 साल में आपको थीसिस लिखनी है। तो अगर ऐसे 6 महीने या 1 साल निकल जाता है जब आपके पास कुछ मतलब नया नहीं आप कर पाए, तो वो चीज बहुत डिस्कंसर्टिंग होती है। और पीएचडी में यू हैव टू, मतलब व्हेन यू आर एंटरिंग योर पीएचडी, यू हैव टू बी, मतलब मेक अप योर माइंड कि ये होने वाला है, ऐसा होएगा। पीएचडी कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, इट्स नॉट लाइक सम एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। कोई एग्जाम में भी स्ट्रेस होता है, जैसे आईआईटी में स्ट्रेस तो होता है, बट स्टिल यू हैव वेरी क्लियर कट मतलब अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप, जैसे अच्छा आपके पास टीचर है, कोचिंग क्लासेस हैं, आप, द पेपर विल नॉट सरप्राइज यू। बट रिसर्च प्रॉब्लम में तो किसी ने वो सब प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी नहीं है, आपको करनी है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट कैन बी, नो बडी नोज, तभी वो रिसर्च प्रॉब्लम है। तो लोकली इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट समटाइम्स, मतलब समटाइम्स इवेंचुअली यू फाइंड अ सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम रीजनेबल है तो वो ग्लोबली इट्स वेरी सेटिस्फाइंग कि जब आप फाइनली सॉल्व कर लेते हो। कोई प्रॉब्लम अटकी हुई है, तो मुझे याद है मेरी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, उसमें अपन करीब 3-4 महीने काम किए कि इस पॉइंट पे आके अटक गई है, फिर 3-4 महीने बाद वो सॉल्व हुई। और वो सॉल्व होने में मतलब लाइक इट वाज लाइक अ वीक, कि आज आइडिया आया और 1 हफ्ते में मैंने उसको खत्म कर दिया। बट जो फर्स्ट 4 मंथ्स था, आई वाज जस्ट ग्रैपलिंग कि अब क्या करें इसका, ये कुछ हो ही नहीं रहा है। सो दैट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। तो बट वंस यू, मतलब वंस दिस हैपेंस 2-3 टाइम्स कि ठीक है, एक प्रॉब्लम मेरी अटकी थी बट मैंने सॉल्व कर दी, मेरी अटकी थी फिर मैंने सॉल्व कर दी, ये 3-4 बार जब हो जाता है तो यू काइंड ऑफ मतलब गेट मोर एंड मोर कंफर्टेबल विद दैट कि ठीक है, दिस इज योर प्रोफेशन। और समटाइम्स यू डोंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये भी होता है। सो यू पिक सम 3-4 प्रॉब्लम्स, उसमें आप शायद 1-2 कर पाओगे, 2 आपको छोड़नी पड़ेगी, ये होगा। ओके। तो तुम अटके ऐसा एक बाद कोई प्रॉब्लम छूटी हुई है? हाँ हाँ, कई प्रॉब्लम्स मैं नहीं कर पाया, फिर वो मैंने देखा कि किसी और ने कर दी। आजकल तो इतना ज्यादा मैथ हो रहा है दुनिया में। टेरेंस टाउ ने ही करी थी, इनफैक्ट टेरेंस टाउ इज ग्रेट
great mathematician, one of the greatest mathematicians of all time. कोई प्रॉब्लम तुमने ऐसी पकड़ी थी जो तुमसे सॉल्व नहीं हुई, बाद में टेरेंस टाउ ने की है वो? हाँ, वाह। मतलब मेरा कोई उनसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, हाँ बट हाँ। एक दिन पेपर उनका लैंड हुआ, मैंने देखा वो शिट, ये तो वही प्रॉब्लम है जो मैं कर रहा था। ओह, हम्म। कैसा लगा फिर? तो मतलब एक तो टेरेंस टाउ ने किया, कोई छोटे मोटे बंदे ने किया नहीं है, तो उतना बुरा नहीं लगा। ओके। बट ठीक है, मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। अगर आप किसी भी अच्छी मतलब रेलेवेंट फील्ड में काम कर रहे हो, सो इट इज अ रेस इन सम सेंस, तो होना ही है। कोई तुमने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कराया, कुछ ऐसा किया हो जिसके लिए कोई बढ़िया आदमी ने कुछ बोला यार क्या किया, मजेदार, कुछ ऐसे अप्रिसिएशंस मिले हो? तो अभी तक तो मेरा काम पब्लिश नहीं हुआ है, सब रिव्यू में है। अच्छा। एक बंदे को हम लोग ने भेजा था, तो मेरा एक काम है रामसे थेरी पे, हम लोग ने एक यानोश पार्क को भेजा था अपना पेपर, कि ये हमने, ये भी काफी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आप कुछ काम करते हो फिर आप एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हो, तो उन्होंने बोला काफी अच्छा पेपर है। अच्छा। तो हाँ। राम से थ्योरी कुछ समझा सकते हो क्या होती होगी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगेगा, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो फॉर योर व्यूअर्स, अगर वो ये फाइनली इफ इट मेक्स द कट। ओके। तो जैसे मान लीजिए, अब नेचुरल नंबर्स को कलर कर देते हो दो कलर्स में, रेड और ब्लू। तो ईच नेचुरल नंबर हैज बीन असाइंड अ कलर, रेड या ब्लू, ठीक है। So suppose now I ask you to find two numbers with the same color. Is that do they necessarily does there, or how to say this? Is it necessary that there exist two numbers which will receive the same color? इनिशियली कंडीशन मतलब रैंडमली किया है तो हाँ। नहीं नहीं, कैसे कैसे भी मतलब एडवर्सरीली किया है, मतलब किसी इंटेलिजेंट बंदे ने जानबूझ के ऐसी कुछ कलरिंग करी है उसकी अपने मन से। Is it necessary that two integers, two नहीं, natural हो numbers सकता है will वो receive एक the को ही same? करे रेड, बाकी सबको ब्लू कर दे। राइट, तो भी अगर बाकी सबको ब्लू करा तो भी देयर आर टू इंटीजर्स व्हिच टू नेचुरल नंबर्स व्हिच गेट द सेम कलर, राइट, ब्लू। अच्छा, यस यस यस। राइट, सेम कलर, नॉट नेसेसरली अ गिवन हाँ कलर हाँ, बट सेम। ठीक ठीक, यस यस। इट्स ट्रिवियल, दिस इज ट्रिवियल। ठीक है। ओके, सपोज आई आस्क यू टू फाइंड थ्री नेचुरल नंबर्स which receive the same color. Do they necessarily exist three natural numbers which receive the same color? हाँ। This is also trivial because there are infinitely many natural numbers. या कोई problem. But here is the catch. Suppose I ask you to find three natural numbers which receive the same color such that these three numbers are in arithmetic progression. So there is a sort of a geometric constraint on how these numbers are now arranged. ओके। Okay, what now if I ask you not just three but any k? So can you necessarily find k natural numbers which receive the same color but are in arithmetic progression? तो ये क्यों बनाई रामसे जी ने, मतलब वो व्हाट डज इट नहीं, तो लाइक? ये एक्चुअली रामसे ने नहीं किया ये, दिस वाज अ कंजेक्चर बाय श्योर, SCHUR, श्योर, and he was grappling with Fermat's last theorem. ओके। ये फर्मास लास्ट थ्योरम के चक्कर में बहुत सारी मैथ्स बन गई ना? हाँ हाँ, मतलब 350 साल पुराना कंजेक्चर, बहुत ज्यादा उसमें, मतलब इनफैक्ट टॉम एम अपोस्टल ने अपनी किताब में लिखा है, जब ये कंजेक्चर सॉल्व नहीं हुआ था तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि इवन दो ये कंजेक्चर सॉल्व नहीं हुआ है, बट उसके पीछे इतना काम हो गया है कि दैट कंजेक्चर मतलब हैज डन इट्स जॉब, मतलब अगर वो सॉल्व नहीं भी होता है तो भी इतना एफर्ट और इतनी नई मैथमेटिक्स उसके लिए क्रिएट हो चुकी है कि मतलब इट्स वर्थ इट। और मैथमेटिशियन बैठे हुए हैं तो मैं नहीं बोलूंगा, लेट मैथमेटिशियन डॉक्टर अभिषेक टॉक अबाउट इट। राइट, सो फर्मा's लास्ट थ्योरम वाज अ कंजेक्चर बाय फर्मा, और वो बोलता है कि सपोज यू पिक थ्री नेचुरल नंबर्स x y z and a natural number n greater than 2, then what will never happen is x to the n plus y to the n is equal to z to the n. So that was a conjecture, or this took 350 years, more than 350 years. Finally this was solved by Andrew Wiles in I think 1997. दो बार में प्रूफ बड़ा किया, ही, पहला प्रूफ दिया था फिर बोला गड़बड़ है, फिर दोबारा दिया था। हाँ, तो पहला प्रूफ 96 में आया, वो थोड़ा गड़बड़ था, तो बाद में रिचर्ड टेलर, उनके शायद स्टूडेंट हैं, उनके साथ मिलके इन्होंने फाइनली उसको सॉल्व कर दिया।
तो ये बड़ी कॉमन सी बात है। उनका उनका प्रूफ आई थिंक शायद 130 पन्ने का या ऐसा बहुत लंबा सा प्रूफ है, एंड इट बोरोज फ्रॉम आल्सो लॉट ऑफ मतलब प्रीवियसली डन वर्क। तो अगर आप मतलब मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा था कि अगर एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगर किसी को ये प्रूफ मतलब पूछ लिया जाए तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये पूरी डिटेल्स पता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। As in, नोबडी नोज द एंटायर मतलब कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दैट प्रूफ। मतलब इवन एंड्रयू वाइस, इवन एंड्रयू वाइस। अब मुझे नहीं पता है मतलब कितना जैसे सच है, उन्होंने कितना जो थ्योरम यूज करी है उसको प्रूव करने के लिए, तो कोई एक्स थ्योरम ऐसी होगी जो मतलब उनकी मैथमेटिकल फील्ड से बाहर की है, सो मे बी अगर ही उनकी डज नॉट मैथमेटिकल नो फील्ड कि में भी है। ये थ्योरम कैसे आई होगी, राइट। क्योंकि वो थ्योरम ही अपने आप में एक पूरी मैथ्स की ब्रांच है Right. बेसिकली, जो शायद उनको जरूरत ही नहीं पड़ी होगी कभी यूज करने की। राइट। सो algebraic geometry was one of the ingredients in his proof, और algebraic geometry बहुत बड़ा बीस्ट है। तो उसमें उन्होंने कुछ अलजेब्राइक ऐसे ज्योमेट्री, algebraic geometry, राइट। तो उसमें कुछ ऐसे थ्योरम्स हो सकते हैं जिनका डिटेल्स उनको ना पता हो। सो देयर इज इट्स नॉट लाइक कोई, इनफैक्ट अभी आप मुझसे मेरे ही प्रूफ के बारे में पूछ लोगे तो मुझे सारी डिटेल्स नहीं पता है। नहीं पता होंगे देयर ऑब्वियसली। इज देयर इज सम हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, वो मैं जानता हूँ। बट अगर मुझसे ही अगर पूछ लिया जाए अच्छा कैसे किया था, मुझे शायद अपना ही पेपर देखना पड़ जाएगा। ओके, तो उस सेंस में सारी डिटेल्स आई थिंक किसी को भी नहीं पता होंगी, क्योंकि इट्स जस्ट टू मच। अगर वो लिखने बैठ जाओ, इट्स जस्ट टू मच। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स थोड़ी स्कैरी हो गई है इस सेंस में। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बहुत सी मैथमेटिक्स गलत है, क्योंकि सब कुछ तो किसी ने वेरीफाई किया ही नहीं है। तो ऐसा भी है। तो ये कौन लोग है भाई? नहीं, इसमें कुछ बहुत खास बहुत अनोखी बात नहीं है। So मेरे जैसे तो नहीं है ना कोई जो मैथ्स, हाँ? जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, ऐसे वाले लोग तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है नहीं, कि मैथ्स प्रॉपर पसंद नहीं सीरियस है, मैथमेटिशियन, फिजिक्स में लगाना पसंद नहीं है मुझे उतनी ज्यादा। तो मैंने जितने भी रिसर्च पेपर पढ़े हैं उसमें सब में गलतियां हैं। है हाँ, बट वो गलतियां मतलब फेटल नहीं है। तो कुछ गलती होगी वो आप फिक्स कर लोगे खुद से। उनमें ये बहुत गलती कॉमन बात है। गलतियां मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल रिसर्च पेपर्स। ये फिर कोई समझे कैसे? नहीं, बट सो वही है कि नॉट ऑल मिस्टेक्स आर फेटल मिस्टेक्स। तो जैसे अब वाइल्स का जो प्रूफ था उसमें कुछ एक प्रॉपर मतलब ऐसी गलती थी जो आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो। छोटे मोटी गलतियां होती रहती है। मेरे खुद के पेपर में मैंने देखा है कि इनइक्वालिटी मतलब मैंने गलत लिखी हुई है, बट वो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक है कि जो भी रीडर अगर पढ़ रहा है उस पेपर को ध्यान से, वो खुद सही कर लेगा कि अच्छा ठीक है, दिस इज व्हाट द मतलब ऑथर मेंट। तो ऐसे छोटी मोटी गलतियां होना बहुत कॉमन है। कॉमन है, बहुत कॉमन है। सो बट द थिंग इज कि कोई भी इंटरेस्टिंग मैथ है विच रिसीव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ओवर टाइम, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, वो कई एक्सपोजिशंस उस पर लिखे जाते हैं, उसमें फिर कोई डाउट नहीं होता है कि ये तो सही है। तो जो 50 साल पहले की जो मैथमेटिक्स है जिसको बहुत अटेंशन मिला है, जो किताबों में आ गई है, जिसपे लोगों ने एक्सपोजिशन बहुत से लिखे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होता कि ये तो सही है। इनफैक्ट जो 20th गलतियां का century मतलब, एक मिनट थोड़ा रुको, गलतियों का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। एक होती है टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक टाइप की गलती, कि अपन को लिखना था 3 greater than 2, अपन ने 2 greater than 3 लिख दिया, बट आगे 3 greater than 2 मान के ही कर रहे, वैसी मिस्टेक या मतलब सीरियस मिस्टेक, सीरियस मतलब कोई सीरियस मिस्टेक्स, मतलब कोई लेमा है, आपने वो लेमा यूज करके कोई थ्योरम प्रूव किया, हाँ, फिर बाद में किसी ने देखा कि नहीं ये लेमा तो गड़बड़ है, तो फिर अब यू हैव टू गो बैक कि अच्छा नहीं, हाउ डू यू। ऐसी सीरियस मिस्टेक्स पब्लिश्ड पेपर्स में भी हैं, और फिर उनको मैं भी नहीं बोला, आपने बोला अभिषेक जी की जितने पेपर आपने पढ़े सब में। नहीं, सब में ऐसी सीरियस मिस्टेक्स नहीं है। तो सीरियस मिस्टेक्स भी हैं, बट ये जो आप 2 greater than 3 या इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं, ये तो भरी पड़ी है, ये तो भरी पड़ी है, और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ो तो वो आप मिस कर जाओगे, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग 3 greater than 2 ही लिखा होगा यार। हाँ, बट जैसे अभी मैं प्रॉपर एग्जांपल, जैसे मैं पेपर पढ़ रहा था टाइलिंग्स पे, तो उसमें एक लेमा है, इट्स अ क्रूशियल लेमा, उसका प्रूफ गलत दिया हुआ है, बट वो आप खुद से उसको प्रूव कर सकते हो, मतलब वो इतना डिफिकल्ट नहीं है उसको प्रूव करना। तो लेमा का प्रूफ उन्होंने दिया पर गलत प्रूफ दे दिया।
पर प्रूफ गलत लिखा। दैट वाज नॉट क्रूशियल टू द एक्चुअल थ्योरम जो प्रूव कर रहे हैं। The statement of the lemma was crucial. The proof was not crucial. So it's just that कि हाँ ठीक है ये लेमा है, जनरली आप उस लेमा का प्रूफ दे क्यों रहे थे वहां पे? देना ही पड़ेगा, उनके पास कोई लेमा वो यूज कर रहे हैं, मतलब उनका खुद का लेमा है। तो आपको प्रूफ तो करके देना ही पड़ेगा कि आप कह रहे हो ये बात सच है, तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। ओके, आई अंडरस्टैंड। मान लो मेरे को 4-5 स्टेटमेंट्स यूज करने वाला हूं मैं किसी थ्योरम के लिए, और वो मुझे ठीक है, मेरा सारा ध्यान था इन 5 स्टेटमेंट से उस थ्योरम तक जाने पे, मैंने वहां तो पूरी जान लगा दी। अब एक स्टेटमेंट मेरे को लगा यार ठीक ही तो है, तो थोड़ा वो वाला काम हल्के से करवा दिया, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसा होता है। और मैं आपको एक एनेक्डोट बताता हूँ, मुझे नहीं पता पूरी तरह सच है कि नहीं। अच्छा। तो काकुतानी एक मैथमेटिशियन है, वो कोई लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने लेक्चर में बोला कि अरे हाँ ये तो दिस पर्टिकुलर लेमा इज ट्रिवियल, इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू फॉर द ऑडियंस। तो वैसे कोई मैथमेटिशियन बोलते तो डर लग जाता है, मतलब आप पूछ भी नहीं पाते कि मतलब पूछें कैसे, वो तो कह रहा है ट्रिवियल है। पर किसी बच्चे ने हिम्मत करके पूछ दिया कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये ट्रिवियल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो फिर काकुतानी ने सोचा अच्छा नहीं बात तो सही है, मुझे भी नहीं दिख रहा एग्जैक्टली कैसे होगा, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में, ठीक है। तो फिर काकुतानी गए, बाद में अपना ट्राई कर रहे हैं कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। देन ही रिमेंबर्स कि उन्होंने किसी रिसर्च पेपर में देखा था। देन ही फाइंड्स द रिसर्च पेपर, he finds the lemma in the research paper, and in the proof of the lemma it says left as an exercise to the reader. And the paper was written by Kakutani. Paper was written by Kakutani. So ये एक anecdote है, I don't know कितना सच है। तो ये इस तरह के मतलब, so this captures कि क्या होता है मतलब, but नहीं ये होता है। पेपर छोड़ो, trying to say कि मैथ्स को डाउट करा जाए, बट प्रैक्टिकली क्योंकि इतना somebody has to review your work. It's not like कि आप पेपर लिखते तो अपने आप ही वो चेक हो जाता है। तो चेकिंग अ मैथमेटिकल पेपर इज अ ह्यूज टास्क। तो गलतियां तो मतलब होंगी। दिस हैपेंड विद मी। एक किताब है बर्कले फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो उसमें एक प्रूफ दे रखा है ओम्स लॉ का, सबसे अच्छा प्रूफ वही लगता है मुझे। उसमें क्रिटिकल एक बात कर रखी है उन्होंने एवरेज की वैल्यू को लेके, रैंडम चीजों के एवरेज को लेके, और उसमें बोल रखा है कि ये तो जो है ना, आपको लग रहा होगा τ/2 आना चाहिए, बट ये टाउ आएगा ऐसा करके उन्होंने, और नीचे फुटनोट डाल रखा है कि ये बहुत है, आराम से देख लेना इसकी स्टैटिस्टिक्स, एंड इट विल मेक यू स्टैटिस्टिकली वाइजर आल्सो इफ यू आर एबल टू डू इट। ओके, ऐसा फुटनोट में लिखा हुआ। अब मुझे बच्चों को पढ़ाना था, 2006 की बात होगी है, तुम्हारे बैच से आगे पीछे का कभी है, 8-9 की है। अच्छा, मेरा ही बैच जो 9 में सिलेक्शन हुआ था। हाँ मेरे बैच, तुम्हारे बैच का टाइम की होगी। तो मैं जाके पढ़ा तो दिया, मैंने कहा हो जाएगा। फिर किसी ने बच्चे ने बोल दिया कि सर ये तो नहीं है, तो बाय 2 ही है। अब मैंने कहा यार, और बच्चा भी बहुत अच्छा था, टॉपर था। अब क्या करूं? प्रूफ करने की कोशिश करी, उन्हीं का विश्वास आ रहा उसको। फिर मेरा कोई स्टूडेंट IIT दिल्ली में पढ़ता था, मैंने कुछ सर्च मारे रिसर्च पेपर, फिर 5-7 रिसर्च पेपर मंगवाए, और उस चीज पे 6-7 रिसर्च पेपर सिर्फ उस बात पे थे कि बाय 2 क्यों नहीं होता, टाउ क्यों होता है। 5-6 रिसर्च पेपर सिर्फ इस एक चीज पे मिले मुझे, और वो फुटनोट में डाल रखा है, वो फुटनोट में डाल रखा उस बंदे। एंड ही इज एडवर्ड पर्सेल, जो मतलब वन ऑफ द बहुत जबरदस्त फिजिक्स की मतलब ऑथर और प्रोफेसर माने जाते हैं, और फुटनोट में डाल रखा उन्होंने। तो और 6-7 रिसर्च पेपर क्यों लिख के जाएंगे उस पर? रिसर्च पेपर भी ऐसे नहीं कि कोई फालतू टाइप के, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिक्स में, इसमें उसमें ऐसी चीज के ऊपर पब्लिश यार इज नॉट अ जोक, इट मस्ट बी समथिंग नॉन ट्रिवियल। राइट, तो डेफिनेटली आज भी मुझे उसका प्रूफ जब देता हूं मैं, तो मतलब आई एम लाइक रेडी हो जाओ भैया, कुछ गड़बड़ हो सकती है, माई माइंड शुड बी कंप्लीटली अलर्ट। और मतलब जैसे ऑल्दो आई एम एग्नोस्टिक एंड सॉर्ट ऑफ एन एथीस्ट, बट जैसे प्रे नहीं करते सरस्वती माँ को कि यार जुबान से सही वर्ड निकले, एक शब्द इधर उधर हो गया तो समझने में प्रॉब्लम आने वाली।
बिकॉज एलोक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज, क्योंकि एक वर्ड भी आगे पीछे हो जाता है ना, या उसका आपने दूसरा सिनोनिम यूज भी कर दिया तो भी फिर वो समझ में नहीं आती है बात। हो सकता है, राइट। मतलब इट हैज टू बी द एग्जैक्ट सीक्वेंस जिसमें आप बोलोगे तो ही वो सबको बैठेगी, नहीं तो दो चार से बाय टू मिलनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली अच्छी वर्मा जी ने बाय टू ही दे रखा है अच्छा, अपनी बुक में। ओके, उनको अभी पद्मश्री भी मिल गया शायद किताबों के लिए। हाँ, वेल डिजर्व्ड बिकॉज भारती भवन, उनको मेरा भारती भवन के पब्लिशर से बहुत पहले मिला था मैं एक बार, तो दे वर टेलिंग कि हम वर्मा जी को बोलते साहब आपकी किताब इतना सा आपको मिलता है, इसका क्या बोलते हैं, रॉयल्टी, बिकॉज आप इसके नए एडिशंस नहीं लेके आते हो, आपकी पुरानी किताबें मार्केट में बिकती रहती है, तो आपको तो सिर्फ नाम देना है, मैं करवा लूंगा चेंज। आप तो बोल रहे बस भाई नया एडिशन है इसका ही, चेंजेस हम करवा देंगे, ताकि एटलीस्ट मतलब एक रॉयल्टी बड़े हमें भी कुछ मिले। एंड दैट्स व्हाट द पब्लिशर हैज टोल्ड मी। वो मना करती है कि ठीक है ना, बिकने दो ना सेकंड हैंड, क्या प्रॉब्लम, मैंने तो बच्चों के पढ़ने के लिए तो की थी, अच्छा सस्ती पड़ती है बच्चों को। हाँ, जनरली आई थिंक जो बड़े लोग होते हैं उनको ये पैसा कमाने के लिए किताब नहीं लिखते हैं, तो वो तो है। जबकि यूएस में देयर इज अ सिस्टम कि हर 2-1 साल में वो किताबों का नया एडिशन ले आते हैं। वेल, जैसे अब मेरी मैथ की बुक्स हैं उसमें तो वही कुछ एक एडिशन ही चल रहा है, मतलब क्योंकि उसमें व्यूअरशिप भी बहुत कम होती है। कॉलेज फिजिक्स का जो फ्रेशमैन का फिजिक्स का बुक आता है ना, उसमें हर 3 साल में देयर इज अ न्यू एडिशन, ताकि वो पिछले वाले एडिशन से वो खत्म हो जाए, एंड दे हैव टू स्टूडेंट्स हैव टू बाय बुक्स। दिस इज ऑल व्हाट पब्लिशर्स हैव शेयर्ड विद मी। उनके प्राइसेस कितने हाई होते हैं, जो यूएस की जो किताबें होती हैं, $1000 की किताबें होती हैं। फ्रेशमैन की तो $150-200 की होती है। अच्छा, ओके, एक किताब। बट मतलब मैं रियली मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वर्मा जी को जब किया गया। इनफैक्ट दिस गवर्नमेंट ने एटलीस्ट दिस पार्ट पीपल प्रोबेबली विल नॉट बी एबल टू क्रिटिसाइज, की जिनको भी पद्मश्री वगैरह दे रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें 70-80% लोग ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करने वाले लोग हैं, मतलब जिन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी है जो मतलब दिखती नहीं थी सबको, बट जाके ढूंढ के किया, वो बंदा उस गांव में ये किया है विच इज चेंज्ड लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल। सो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक कि अच्छे लोग को दे रहे हैं। एनीवे, तो तुम्हारे काम के बारे में बता रहे थे और हम फर्मा तक पहुंच गए, क्योंकि फर्मा का नाम आती है, क्योंकि फर्मा इज समथिंग जो हमारे सारे व्यूअर समझ सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट थ्योरम टू अंडरस्टैंड दिखने में, राइट, एंड नियर इम्पॉसिबल टू प्रूव। एब्सोल्युटली राइट। सो मैं आराम से श्योर के कंजेक्चर के बारे में बता रहा था कि वो कि कोई भी तरीके से आप नेचुरल नंबर्स को कलर कर दीजिए विद 2 कलर्स, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ के टर्म मोनोक्रोमैटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मोनोक्रोमैटिक यानी कि सारे जितने भी टर्म्स हैं उनका रंग सेम होगा, मोनोक्रोम। दिस ही इज डूइंग टू प्रूव फर्मास कंजेक्चर, टू कॉन्ट्रडिक्ट फर्मास कंजेक्चर, ही वाज ट्राइंग टू डिसप्रूव इट। सो उन्होंने क्या प्रूव किया वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, उन्होंने प्रूव किया कि you pick an n greater than 2, let's say, and then this equation x to the n plus y to the n is equal to z to the n has a solution in natural numbers for all modulo or all large enough primes. So you pick a large enough prime, this equation will be true for that prime, यानी कि जो रिमाइंडर x to the n plus y to the n का आएगा, when you divide that thing by the prime p that you've chosen, which is very large, will be the same remainder as the remainder left by z to the n. So large primes will not be able to distinguish x to the n plus y to the n with z to the n. तो ये उन्होंने शो किया using this Ramsey theoretic argument. तो उनका मतलब ये जो कंजेक्चर था उन्होंने वहां से निकाला, but he needed a very weak form of it. So
what he needed was something else, उसमें जा सकते हैं. So this is called कि locally Fermat's last theorem जो है वो false है. It's locally false. इसको ऐसे state करते हैं कि for large enough primes वो remainder के level पे same है वो दो terms. But that doesn't really disprove Fermat's last theorem. Is large enough prime mathematically accurate statement, precise statement? Yes, yes. So meaning there is some number n, let's not call it n, there is some number k such that whenever p is a prime greater than k, this equation x to the n plus y to the n is equal to z to the n has a solution modulo that prime. So n is fixed, you fix n. Large enough is a precise statement. Yes, yes. When you say large enough, you always mean that there exists some number such that whenever you pick a number greater than that, okay, for all such chosen numbers, your statement is true. So that large enough is a precise statement. Okay. मुझे लगता था नहीं. Which should make sense, right? When I define it that way, it should make sense. Yeah. हाँ यही होना चाहिए large enough. Yeah, ठीक. तो इसके मतलब एप्लीकेशन भी कुछ हो रहे हैं कहीं पे दुनिया में इन सब चीजों के? रामसे थ्योरी के कुछ तो कंप्यूटर साइंस में है, मुझे पता नहीं है क्या है. अच्छा. बट इसका मैथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा. रामसे जो बेसिक जो थियरम मैंने आपको बताया, इसको वैन डर वार्डन थ्योरम बोलते हैं. मोनोक्रोमैटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एनी फाइनाइट कलरिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स. या राइट. सो ये इसका मैथ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. तो दिस इज बाय टेरेंस टाउ, दिस हैज बीन कॉल्ड द रोजेटा स्टोन. दिस फील्ड ऑफ रामसे थ्योरी इज कॉल्ड द रोजेटा स्टोन ऑफ मैथमेटिक्स. तो रोजेटा स्टोन शायद ऐसा कुछ है कि जिसमें 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोई एक बात लिखी गई है. मुझे ठीक से पता नहीं रोजेटा स्टोन एग्जैक्टली क्या है. तो रोजेटा स्टोन यही चीज है एक्चुअली. इट वाज द रीजन कि शायद इजिप्शियन जो वो थी लैंग्वेज, वो क्या बोलते हैं उसको, हायरोग्लिफिक्स जो होते हैं, वो शायद इसी वजह से वो हो पाए थे डिकोड, डिसाइफर हो पाया. ओके, डिसाइफर हो पाए थे. बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है उसका कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिल रहा है. दैट इज द रीजन वो अभी तक भी डिकोड नहीं हो पाई है, डिसाइफर नहीं हो पाई है. ओके, एंड दिस वाज प्रोबेबली द रीजन. या सो इसमें मतलब ये जो रामसे थ्योरी है, इसमें बहुत डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स दे केम टुगेदर. मतलब सेपरेटली दे वर एबल टू प्रूव थिंग्स इन रामसे थ्योरी. सो देयर इज कॉम्बिनेटोरियल स्कूल बाय आंद्रे जेमेरेती का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें. देन देयर इज दिस एर्गोडिक थ्योरी स्कूल जो मैं करता हूँ, हिलेल फर्स्टेनबर्ग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है. And there is this another analytical school which is Terence Tao, Timothy Gower. So they approach it in a very different way. So many different looking pieces of mathematics sort of converge to the same thing and have their own contributions. Okay. तो मतलब एप्लीकेशन की चिंता करते नहीं है मैथमेटिशियन लोग. तो एप्लीकेशन का मतलब डिफरेंट हो जाता है. जब एक मैथमेटिशियन से पूछा जाता है एप्लीकेशन, तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू इंप्रूव एनीवन्स लाइफ. ओके, इट्स गोइंग टू क्रिएट गुड न्यू मैथमेटिक्स, या कोई पुरानी मैथमेटिक्स को नया तरीके से देखना, उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं. कोई आपने थ्योरम निकाला, इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वेरी प्रिस्टीन काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बट इफ यू जस्ट इंस्टेंशिएट इट राइट, यू कैन रिकवर सम ओल्ड थ्योरम्स व्हिच वर वेरी हार्ड टू प्रूव बाय द मेथड्स ऑफ एंटिक्विटी. So वो होता है एप्लीकेशन. इट्स नॉट गोइंग टू इमीडिएटली इम्प्रूव एनीवन्स लाइफ, ऑल्दो फूरियर एनालिसिस ले लीजिए तो दैट हैज बीन इम्प्रूविंग लाइफ सिंस इट वाज डेवलप्ड. सो आपका जो सीटी स्कैन है वो इन सम सेंस इसी से ही मतलब काम करता है विद दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म काइंड ऑफ बिजनेस, which is फूरियर तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिस है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, तो सिग्नल प्रोसेसिंग ये सब चीजें, बट या लेकिन ऑब्वियसली फूरियर नेवर डिजाइन्ड इट थिंकिंग कि बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगी. और हाँ, वो तो वेव इक्वेशन, सॉरी, मतलब स्ट्रिंग को अगर प्लग करते हैं, कोई एक दो एंड पे स्ट्रिंग मान लीजिए टाई कर दिया, प्लग किया, तो व्हाट इज द मतलब टाइम एवोल्यूशन ऑफ द शेप ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये प्रॉब्लम वो समझना चाह रहे थे. यहाँ से बहुत मैथ निकाल दी उन्होंने. एग्जैक्टली. तो मैथ्स को लेके कभी भी ये करना भी नहीं चाहिए. इनफैक्ट पूरी साइंस को लेके ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से. तो राइट, कि ये आम जनता की जिंदगी आज कैसे सुधारेगी, क्योंकि वो मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस और टेक्नोक्रेट्स और एंटरप्रेन्योर्स का काम है. क्योंकि
क्यूरियोसिटी में जो लोग चले गए वो कुछ ढूंढ लिए। अब यदि वो यूजफुल होगी तो होगी, नहीं होगी तो 1000 साल बाद यूजफुल होगी, पर ऐसी होगी कि आपने सोचा नहीं होगा कि इसके बिना कोई चीज बन सकती है। राइट। सो अब जैसे फिजिक्स में ही फिजिक्स इज यूजफुल, ये तो हम मान सकते हैं। मतलब फिजिक्स अगर आज नहीं तो बहुत सारी कहाँ यूजफुल हो रही है अभी, जो मतलब जो मेरी बात चल रही थी, बहुत सारी फिजिक्स ऐसी है जिसका आज मतलब पॉसिबल भी नहीं है डिजाइन कर पाना उनके आसपास की चीजें। लोगों को क्यूरियोसिटी है, कर रहे, ठीक है, बहुत सारी फिजिक्स ऐसी है जो कहाँ यूज हो रही है। नहीं, अब जैसे आपने कोई फोर्स ढूंढ लिया कि अब न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। अब मैं कोई फिजिसिस्ट नहीं हूँ, बट कुछ भी गलत भी बोल सकता हूँ मैं, बट अब न्यूक्लियर, आपको पता है कि वहां पे कुछ एक ऐसा फोर्स है जो कि एटलीस्ट आप अपने मैक्रो जिंदगी में नहीं देखते हो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एटसेट्रा। मे बी समडे दैट फोर्स कैन बी यूज्ड टू डू समथिंग जस्ट लाइक वी यूज। यस आज शायद ना यूज कर पा रहे हो, बट इन फ्यूचर में भी हम कर पाए। एग्जैक्टली। तो ये एटलीस्ट एक कनेक्शन तो हम देख पाते हैं कि पोटेंशियली इट मे बी यूजफुल, because you're understanding the real world after all. So the better you understand something, the better you can manipulate. So engineering में उसका यूज आ सकता है। मैथमेटिक्स इज एन आर्ट फॉर्म। एग्जैक्टली। तो आर्ट का कोई ये, जैसे पेंटिंग्स, हम पेंटर्स को तो ये नहीं पूछते ना कि क्यों बनाई है पेंटिंग, इससे किसकी लाइफ सुधर रही है। इट्स अ मार्क ऑफ अ सर्टेन प्रोग्रेस इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस कि वो ऐसी चीज बना पा रहा है। तो पुराने टेम्पल्स, आप आई डोंट नो, शायद 1200 साल पुराना टेम्पल है कैलाश टेम्पल, हम लोग को पता भी नहीं है, बहुत से इंडियंस को भी नहीं पता ऐसा कोई टेम्पल है। उसकी आप इमेजेस देखो, इट्स जस्ट ह्यूमंगस। मतलब इतनी कार्विंग्स हैं उसमें, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, वो एक बड़ा सा पीस ऑफ माउंटेन है, उसको कार्व करके, एक सिंगल माउंटेन को कार्व करके इतना सारा बनाया हुआ है। तो मतलब ये एकदम सैवेजेस या बारबेरियंस तो नहीं बना सकते ऐसी चीज। तो वो एक प्रूफ है कि सिविलाइजेशन का लेवल क्या है। वैसे ही मैथ एक प्रूफ है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन चाहे कितना ही डिस्ट्रक्शन करे, कुछ भी करे, वॉर्स लड़े, बट एटलीस्ट हमारे पास ये जो हमने जो मैथ और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो साइंस हमने खोजी है, जो आर्ट हम कर रहे हैं, एटलीस्ट दैट इज सम प्रूफ कि वी आर नॉट ऑल बैड। We have higher intellectual curiosity, persuasion, right, and drive to do it, and the support system to support the system which supports these guys. Right. So ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, उससे हम लोग कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू डू दिस। वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है। सिस्टम, यदि सिविलाइजेशन पूरी बारबेरिक होगी तो दे विल नॉट सपोर्ट आर्टिस्ट और मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट। दे वुड से कि भैया खाने को मिल जाए और उसको कैसे मैं कब्जा करूं उसके रिसोर्सेज पे, सिर्फ उसी में सब चीज लगी रहेंगी। बारबेरिक सिविलाइजेशंस विल नेवर डू गुड मैथ्स और एनीथिंग, राइट? मंगोल जो अटैक करने जाते थे, आई डोंट थिंक उनके पास मैथमेटिशियंस थे। तो बिल्कुल सही बात है। बट एक जो की डिफरेंस है बिटवीन यूजुअल आर्ट, जो पेंटिंग, म्यूजिक, ये जो आर्ट है, और जो मैथ्स जो आर्ट है, इसमें एक डिफरेंस ये है, अगेन थॉट एक्सपेरिमेंट से ही मैं बोल पाऊंगा। इमेजिन करिए सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, सारी नॉलेज लॉस्ट हो जाती है, एंड अगेन ह्यूमंस स्प्राउट बैक। सो दे विल नॉट डिस्कवर दी थिंग्स दैट आर्टिस्ट लाइक म्यूजिशियंस एंड पेंटर्स, जो हमने, मतलब स्टारी नाइट जो वैन गो का है, वो हम दोबारा से नहीं, हम कैलाश टेम्पल दोबारा से नहीं खोजेंगे। बट आई थिंक जो मैथ हमने खोजी है वो रीडिस्कवर हो जाएगी, जो फिजिक्स हमने खोजी वो रीडिस्कवर हो जाएगी। इट्स इन सम सेंस अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी। नंबर्स और शेप्स, इन सब के साथ अगर कोई भी सिविलाइजेशन बहुत लंबे समय तक काम करेगी, they will ultimately see things like Fermat's, at least conjecture things like Fermat's last theorem, integer solutions of such equations. तो वो मैथ तो आई थिंक रीडिस्कवर हो जाएगी। मे बी सारी मैथ रीडिस्कवर नहीं होगी, वो अपने कल्चरल मोमेंटम के हिसाब से वो जाएंगे, उनको कुछ और ढूंढेंगे जो हमने नहीं ढूंढा। बट सम फंडामेंटल थिंग्स लाइक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तो जरूर रीडिस्कवर होगा। एनी थिंकिंग माइंड विल थिंक अबाउट टैंजेंट लाइंस एंड एरिया अंडर द कर्व। बहुत ही बेसिक बात है। And they will make that connection कि if you differentiate the integral, you get the function back. Yes. तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन मैथ वाली आर्ट और जो एक्चुअल, जिसको हम आर्ट बोलते हैं, मतलब नॉर्मली। मतलब एलियन से यदि कभी कांटेक्ट होगा तो d/dx का कोई वर्जन तो उनको आता होगा, उसको रिप्रेजेंट भले ही कैसे करते हो, राइट, बट d/dx के बिना तो एलियंस यहाँ नहीं पहुंच सकते। हम एलियंस नहीं पहुंच सकते। और वही d/dx का फाइनल मीनिंग वही निकलेगा उनका और हमारा। इट कैन नॉट बी अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ d/dx। राइट।
तो इवन ह्यूमंस में भी जब दो डिफरेंट सिविलाइजेशंस में क्लैश होता था तो वो एक दूसरे को चाहे कितना ही डिस्ट्रॉय कर दें, मैथ में ऐसा नहीं, मैथ हमेशा फ्लरिश ही करती थी कि ठीक है कुछ भी कहीं पे कॉन्क्वेस्ट हुआ बट वो मैथ हमेशा उठा लेते थे वहां से। ऐसा नहीं कि मैथ को भी रिजेक्ट कर दिया, अनलेस एकदम ही बेवकूफ लोग रहे हों कि मतलब दे जस्ट डोंट केयर अबाउट नॉलेज एट ऑल, मैथ ऑलवेज फ्लरिश्ड। ऐसे भी रहे वैसे। हाँ ऐसे शायद रहे भी हों, बट इफ दे केयर्ड अबाउट मैथ, वो दूसरी सिविलाइजेशन की मैथ को नहीं रिजेक्ट करेंगे कि अरे नहीं ये तो आपकी मैथ है, ये हमारी मैथ नहीं है। ये सब नहीं होता मैथ में। मैथ इज मैथ, वो बहुत यूनिवर्सल है। मैथमेटिशियंस को, साइंटिस्ट को, टेक्नोक्रेट्स को उसको उठा लेते थे, डॉक्टर्स को। राइट, वो उनकी आर्ट को शायद डिस्ट्रॉय कर दें। हाँ, टेम्पल्स जैसे इंडिया में भी बहुत से पुराने टेम्पल्स में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो चुके हैं, वो सब डिस्ट्रॉय कर दें, पर उनकी मैथ वो उठा लेते। यहीं से जीरो सीख के वहां लेके गए। हमारे जो हिंदी में जो लिखे जाते थे देवनागरी में 1 2 3, वो आजकल अरेबिक न्यूमरल्स हो गए हैं, उन्हीं का छोटा सा डिफरेंट वर्जन। सो मतलब यू आर वर्किंग ऑन समथिंग व्हिच इज eternal truth actually. In some sense, yeah. So it is in some sense more true than the truth in the normal sense. This cannot be refuted. जो mathematical truths हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट एक डिफरेंस है आर्ट में और मैथ्स में कि आपकी मैथ्स की ब्यूटी सिर्फ मैथमेटिशियन ही अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। तो अच्छा, मतलब अभी तो आप देखिए ना YouTube पे कितने सारे अब वीडियोस बन रहे हैं। एक 3 Blue 1 Brown, आई डोंट नो आप फेमिलियर हैं कि नहीं। सो देयर इज दिस चैनल नेम 3 Blue 1 Brown। अच्छा, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। वो एक वीडियो बनाता है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता है। अच्छा, मैथ के ही वीडियो, प्रॉपर मैथ वीडियोस। अच्छा, तो मतलब आई थिंक एक नॉर्मल आदमी मैथमेटिकल ब्यूटी तो अप्रिशिएट कर सकता है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बिकॉज ऑफ ऑल दिस, जो जिस तरीके से पढ़ाया जाता है सब कुछ, वो एक हमारे दिमाग में बन जाता है कि आई एम नॉट अ मैथ पर्सन, दिस दैट। बट मैथमेटिकल ब्यूटी अप्रिशिएट करना इज जस्ट लाइक कोई भी आर्ट फॉर्म की ब्यूटी अप्रिशिएट करना। Now the problem arises when mathematics is so deep कि आप वो स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ पाओ unless you have a lot of training. Okay. वहां पे दिक्कत आती है। बट देयर इज सो मच मैथ जो कि एक आम आदमी अप्रिशिएट कर सकता है कि एटलीस्ट दिस इज समथिंग नाइस, समथिंग ब्यूटीफुल। अब मेरी लाइफ का मोमेंटम दूसरा है तो मैं इसमें टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा, बट आई कैन अप्रिशिएट दैट दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा, एज अ मैथमेटिशियन मान लीजिए कोई आता है तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस? मान लीजिए जैसे पीएचडी आपने खत्म किया, अभी तो आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं जो प्रोबेबली आपको एक प्रोफेसरशिप के रास्ते पर ले जाएगी, एकेडमिया पोजीशन पर ले जाएगी। यस, तो दैट इज वन अंडरस्टूड थिंग। और क्या ऑप्शन है इसके अलावा? सो एज आई अंडरस्टैंड मैथमेटिशियंस की डिमांड है जॉब मार्केट में, बट नॉट जस्ट प्योर मैथमेटिशियंस। यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इंक्लिनेशन कि आप मे बी इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, या फिर आप कुछ कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड डेवलप कर लो, कुछ कोडिंग प्रोफाइल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसा अगर आप कुछ डेवलप कर लेते हो जो बहुत समय नहीं लगेगा आपको ये सब्जेक्ट सीखने में, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड अच्छा है। अच्छा, तो फिर दैट इज वन गुड ऑप्शन अगर आप एक जॉब चाह रहे हो। okay. जिसमें सोचना भी होगा। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी लाइक अ बोरिंग जॉब। अगर ऐसी कोई जॉब आपको मिलती है, यू विल नीड टू एक्सरसाइज योर माइंड। तो वो एक ऑप्शन है। मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी, इकोनॉमिक्स में भी, इन सब में मैथमेटिशियंस के लिए बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। राइट, एज आई अंडरस्टैंड। करने के लिए मैंने तो सुना था स्टॉक मार्केट के एल्गोरिथम में भी काम आता है। तो हाँ, अगर आप मैथ में अगर आप पीएचडी कर चुके हो और आपको स्टॉक मार्केट करना है, तो शुरू में शायद आपको दिक्कत आएगी, बट विद इन एन ईयर आई थिंक यू कैन फिगर इट आउट कि चलो मतलब दिस इज हाउ आई मेक मनी। आई थिंक सो। क्योंकि एल्गोरिथम भी जो स्टॉक मार्केट के हैं कई सारे, वो मैथमेटिशियंस की, प्योर मैथमेटिशियंस की डेवलप्ड है। मैं कहीं पढ़ रहा हूं, आई डू नॉट नो, बट मतलब आई एम प्रीटी श्योर मतलब एक मैथमेटिशियन हैज अ मच बेटर आर्सेनल टू अटैक द स्टॉक मार्केट देन एन एवरेज अनट्रेन्ड पर्सन। एक वो मूवी भी थी, ये वो रियली जो मैथमेटिशियन लोग नहीं थे जो उधर जाके कसिनो में खेलते थे और उन्होंने नंबर 21 या नंबर 23 ऐसा कुछ, 21 ब्लैक जैक 21 ही होता है। हाँ 21 राइट। वो रियल में थे वो लोग, ऐसे लोग थे सही में। हाँ, दैट वाज
अच्छा ओके। वो रियलिटी पे बेस्ड, मतलब मूवी तो ठीक है काफी ऐसी है, बट हम्म जो थीम है कि हार्वर्ड या एमआईटी के मैथमेटिशियंस का ग्रुप था जिन्होंने वो बनाया था तरीका, जिससे कि वो कसिनो में ओवरऑल लंबा खेलेंगे तो वो ही जीते, हम्म कसिनो नहीं जीते। ओके। दे डिड दैट, राइट। तो काफी सारे करियर ऑप्शन है मैथमेटिशियंस के पास, इंक्लूडिंग मैथ्स ही करते रहे बस प्योर, और मैथमेटिशियंस को भी इंस्पायर करें यंग लोगों को मैथमेटिक्स परस्यू करने के लिए। जैसा अभिषेक ने तो यही प्रोसेस चुना है, डॉक्टर अभिषेक ने तो, कि और मैथमेटिशियंस को भी इंस्पायर करें और मैथ्स ही करते रहे। यूट्यूब पे आपका चैनल भी है जहां पे आप मैथ्स सिखाते हैं लोगों को, राइट? तो उसमें राइट। मजा आता है। उसमें मजा आता है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ। जब मैं सीख रहा था मैथ अंडरग्रेड में, सो मेरे पास रिसोर्सेज इन सम सेंस नहीं थे अपार्ट फ्रॉम बुक्स जो कि अवेलेबल हैं सबको। यस। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके पास बुक्स हैं। ओके। बट ऐसे कोई टीचर नहीं था मेरे पास, या बहुत ज्यादा पीयर ग्रुप नहीं था। थोड़े बहुत लोग थे जिनसे मैं बात करता था, बट तो उस वक्त मतलब मुझे अगर ऐसा कुछ रिसोर्स होता है जहाँ जैसे वीडियो लेक्चर्स होते कि बस जाके जहाँ बस लेक्चर्स देख के सीख लो, बुक से पढ़ना उतना आसान नहीं है, लेक्चर्स देखना बहुत आसान है। तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं बनाना चाहता हूँ कि आज अगर कोई सीखना चाहता है मैथ तो उसे यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े, ओके। या कोई 40 साल का बंदा मैथ सीखना चाहता है तो बस मेरे चैनल पे आके सीख सके। तो दैट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ये 40 नंबर कहाँ से आया? ये बस आ गया सर। तो 30 भी तो बोल सकते थे, हाँ 30 भी बोल सकते, 30 साल का बंदा, हाँ मतलब 30 भी बोल सकते थे, ठीक है। 50 भी बोल सकते थे। हाँ बट somehow 40 ही आ गया। यार ये गलत बात है यार, यू आर चीटिंग मतलब। हाँ मैं चीटिंग ही करता आया हूँ सर इतने दिन से आपके साथ। ओके, मतलब मुझे मैथ सीखनी है तुम्हारे चैनल से। हाँ आपको कौन से सीखनी है वीडियो तो से शुरू बिल्कुल। करूं? रियल एनालिसिस से शुरू करिए, रियल एनालिसिस में प्लेलिस्ट है। रियल एनालिसिस? हम्म। तुम सिखा दो ना मुझे, ऐसे यहाँ सिखा देना। ऐसे बैठे बैठे कैसे होगा? नहीं, यूट्यूब पे सिखा देना नेक्स्ट वाले वीडियो में। नहीं तो उसमें रियल एनालिसिस बोरिंग हो जाएगा ना, मतलब इट्स नॉट द काइंड ऑफ थिंग जो मैं 1 घंटे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा। उससे जो आप रैशनल्स वाला हम लोग बात कर रहे थे मैं वो बताऊंगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक। ठीक। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। उस पर कमेंट लिखूंगा बहुत गंदे वाले। हाँ हाँ लिखिएगा लिखिएगा, जो ऑनेस्टली जो कमेंट्स लिख दीजिएगा। ऑनेस्टली नहीं, चीटिंग करूंगा। अच्छा ठीक है। परेशान तो नहीं हो जाओगे बुरा कमेंट पढ़ के? पहले होता था, अब तो मैंने छोड़ दिया है वो सब करना। ऐसे बुरा कमेंट कभी तक तो किसी ने नहीं डाला, बट लोग कोई कोई लोग डिसलाइक मार के चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, बताते भी नहीं है। अच्छा। तो वो थोड़ा अजीब लगता है, मतलब इतना मेहनत करो एक वीडियो पे और कोई लोग डिसलाइक मार के चले जाते हैं। लाइक नहीं करना है मत करो यार, बट डिसलाइक तो मत करो। यूट्यूब वैसे हटाने वाला है डिसलाइक का ऑप्शन। मतलब डिसलाइक बटन है, वो शो नहीं करेगा कि कितने डिसलाइक्स हैं। हाँ हाँ। टू सेव मेंटल हेल्थ ऑफ यूट्यूबर क्रिएटर्स। नहीं पर आपको आई थिंक एनालिटिक्स में तो पता चलेगा कि कितने डिसलाइक्स हैं, आई थिंक ये तो होगा। पता नहीं आप जो कंटेंट क्रिएट, मेरे ख्याल से एनीवे। मतलब यार, whenever you are putting out yourself to the world, हम्म वो तो मतलब आएगा इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पीठ पीछे सामने आगे। अभी कल ही मैंने एक बड़ा बहुत ही शानदार लाइन पढ़ी, आई वाज डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ समथिंग, एंड नवल करके है एक बंदा, रविकांत नवल, हम्म। नाम सुना? नहीं नहीं। मतलब फिलोसफर भी है और भी है। तो बड़ी अच्छी लाइन है उनकी, द मोर नीटली यू फिट इनटू सोसाइटी द लेस फ्री यू एक्चुअली आर। बढ़िया लाइन है एक्चुअली। बड़ा परेशान था किसी वजह से, एंड आई रेड दिस एंड स्टार्टेड लाफिंग कि यार दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम आई वाज एक्चुअली फेसिंग। हम्म। सो एंड व्हाट डू आई वांट मोर इन लाइफ, फ्रीडम और वांट टू फील? that was the dilemma I was facing. Then I realized, no, I want freedom, and that's okay. So getting likes on YouTube is also probably trying to fit more in society, right? मतलब यू वुड वांट कि जो आप कंटेंट बना रहे हो लोगों को हेल्प तो करे, नहीं तो फिर मेरा तो चैनल वेस्ट ही हो गया। कम से कम लोगों को हेल्प तो करे, तो वो चीज है। Right, 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 right.
सो आई होप एटलीस्ट हमारे चैनल पे डिसलाइक ना आए और लोगों को एक मैथमेटिशियन और किसी को रास्ता मिल जाए मैथ्स परस्यू करने का। बिकॉज जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी कल्चर और सोसाइटीज अपने टॉप पे होती है वहीं पे मैथ्स परस्यू हो रही होती है सबसे तगड़ी वाली। एंड जब भी इंडिया टॉप पे होगा अपने कल्चर में, आज नहीं तो 20 साल 25 साल 50 साल बाद, यदि देश सच में विश्व गुरु या जो भी लोग कहते हैं वो होगा, तो उसका फाइनल प्रूफ ये होता है कि वहां पे मैथमेटिक्स बहुत टॉप की चल रही होती है। Exactly. पहले भी डिस्कस किया था। एंड अभिषेक इज मेकिंग कंट्रीब्यूशन, एंड आज भले ही स्मॉल कंट्रीब्यूशन कह लें हम उसको, बट इट वुड कीप ऑन ग्रोइंग। दैट इज व्हाट आई विश अभिषेक फॉर यू एंड योर व्यूअर्स एज वेल एंड इन योर करियर एज वेल, कि आप इंडिया का जो मैथमेटिक्स की जर्नी है उसको लीड करें और लोगों को इंस्पायर करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू? नहीं सर, मैं तो जो बोलना था सब बोल चुका हूँ, कुछ बोलना नहीं है मुझे। आई थिंक आप कुछ बोलना चाहेंगे एंड में? नहीं, मैं तो बोल दिया। आई एम थैंकिंग यू। ठीक है सर, आई गेस दैट्स इट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। एंड अभिषेक के चैनल पे आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पे आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। थैंक यू।